कैप्टन राकेश शर्मा 14 साल से आकाश अय्यर के लिए उड़ान भर रहे थे। 14 साल, बिना एक भी दुर्घटना, बिना एक भी औपचारिक शिकायत, बिना एक भी दाग उनके रिकॉर्ड पर। और इन सभी सालों में उन्होंने कभी कुछ ऐसा अपमानजनक नहीं देखा था जो इस पल उनके सामने था। एक लड़की फटी हुई खादी की कुर्ती में, पुराना झोला कंधे पर लटकाए, बिना मेकअप, बिना गहनों के, बिना किसी ऐसी चीज के जो यह बताती कि वह इस विमान की थी। कम से कम उन्होंने यही सोचा। मिस, उन्होंने हाथ फैलाकर सीढ़ी को रोकते हुए कहा, यह उड़ान सबके लिए नहीं है। उसने उन्हें देखा, न डर से, न शर्म से, बल्कि ऐसी शांति से कि अगर वह उसे समझ पाते तो राकेश शर्मा एक कदम पीछे हट जाते, लेकिन वह नहीं समझे। मुंबई हवाई अड्डा उस अक्टूबर की सुबह चमक रहा था, जैसे केवल मुंबई ही चमक सकता है। दूर अरब सागर से चांदी जैसी रोशनी आ रही थी। पीछे की पहाड़ियों पर पतझड़ की पहली बर्फ पहले ही पड़ चुकी थी। टर्मिनल के अंदर ताजी पिसी कॉफी की खुशबू पॉलिश किए हुए संगमरमर पर सूटकेस के पहियों के शोर के साथ घुल रही थी। ईशानी राव अकेली आई थी, 28 साल की, 5'7", लापरवाही से बंधे भूरे बाल, 3 सर्दियों पहले उसकी मां द्वारा बुना गया ग्रे शॉल, कंधे पर एक कपड़े का झोला जिस पर पुणे विश्वविद्यालय का लोगो लगभग मिट चुका था। किसी ने उसे 2 बार नहीं देखा और यही ईशानी चाहती थी। वह सुबह की पहली ट्रेन से आई थी। एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी जिसने आमों की टोकरी ली थी और बिना उसका नाम पूछे उसे एक आम की पेशकश की। ईशानी ने उसे स्वीकार कर लिया। उसने धीरे धीरे आम खाया। खिड़की से विनयार्ड्स, यहाँ महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र के बागान, खेत को देखा जो झील की ओर उतर रहे थे। अपने पिता के बारे में सोच रही थी। वह हमेशा अपने पिता के बारे में सोचती थी जब वह यात्रा करती थी। हरीश राव ने आकाश अय्यर को अपने हाथों से बनाया था, शाब्दिक रूप से, रूपक रूप से नहीं। उन्होंने ठंडे हैंगरों में रातें टरबाइन की जांच करते हुए बिताई थीं। उन्होंने उन रास्तों पर उड़ान भरी थी जिन्हें कोई और नहीं चाहता था। उन्होंने उन बैंकों को मना लिया था जो उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने यह सब 90 के दशक के निजी संकट में सब कुछ खोने के बाद किया था, 2 छोटे बच्चों और एक बीमार पत्नी के साथ। उन्होंने यह इसलिए किया था क्योंकि वह कुछ में विश्वास करते थे। आकाश सबके लिए है, ईशानी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो उसका मोल चुका सकते हैं। यह वाक्य, हमेशा यह वाक्य, ईशानी ने इसे सैकड़ों बार सुना था, अपने पिता की गोद में बैठी हुई जब वह ऑफिस की खिड़की से उड़ान भरते विमानों की ओर इशारा करते थे। छोटी सी, पैर जमीन तक न पहुंचते हुए, इस बात से आश्वस्त कि उसके पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और किसी तरह वह थे भी। हरीश राव 18 महीने पहले गुजर गए, किसी दुर्घटना में नहीं, नाटकीय रूप से नहीं। वह एक बसंत की सुबह लोनवला स्थित अपने घर के बिस्तर पर चले गए, ईशानी का हाथ अपने हाथ में लिए, उस बगीचे को देखते हुए जहां उन्होंने उसके जन्म के वर्ष एक आम का पेड़ लगाया था। उन्होंने उसे सब कुछ छोड़ दिया था, न केवल पैसा, न केवल शेयर, बल्कि पूरी कंपनी छोड़ दी थी। आकाश अय्यर, 32 यूरोपीय, अब भारतीय मार्ग, 12 विमान, 462 कर्मचारी और एक दर्शन जिसे ईशानी ने अपनी जान से बचाने का वादा किया था। कंपनी में किसी को अभी तक यह पता नहीं था। यह ईशानी का फैसला था। अपने पिता की मृत्यु के बाद निदेशक मंडल दहशत में आ गया था। निदेशक बैठकें, घोषणाएं, तस्वीरें चाहते थे। वे कमान पर एक जाना पहचाना चेहरा चाहते थे, कोई ऐसा जो दृढ़ता दर्शाए। ईशानी ने उनसे 3 महीने मांगे थे, 3 महीने निरीक्षण करने के लिए, अपने ही विमानों में गुप्त रूप से उड़ान भरने के लिए, अपनी आंखों से यह देखने के लिए कि उसके पिता ने जिस कंपनी से प्यार किया था वह कैसे काम कर रही थी। उस दिन उड़ान मुमसाद 107 में दिल्ली जाने के लिए जो उसे मिलेगा वह उसकी कल्पना से भी परे होगा। गेट 17 के लिए बोर्डिंग लाइन लंबी थी। ईशानी अपनी बोर्डिंग पास हाथ में लिए चुपचाप इंतजार कर रही थी। इकोनॉमी क्लास, हमेशा की तरह इन निरीक्षण यात्राओं पर। उसके बगल में एक नेवी सूट वाला आदमी जोर जोर से फोन पर बात कर रहा था, अधीरता से इशारा कर रहा था। उसके पीछे 3 छोटे बच्चों वाला एक भारतीय परिवार हंसी और विरोध के बीच कुछ हद तक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। ईशानी मुस्कुराई। यह वही था जिससे उसके पिता प्यार करते थे। वीआईपी लाउंज नहीं, लाखों के सौदे नहीं, यह असली लोग अपनी अपूर्ण जिंदगियों और बहुत भरे सूटकेस के साथ दुनिया भर में घूम रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने पास को रीडर पर रखा। बीप साफ थी, हरी, वैध। वह सीढ़ी चढ़ने लगी, तभी एक हाथ बीच में आ गया। एक पल ईशानी रुकी। रास्ता रोके हुए आदमी ने आकाश अय्यर की वर्दी पहनी हुई थी, आस्तीन पर 4 पट्टियां, कैप्टन। उसके बाईं जेब पर उसका नाम कढ़ाई किया हुआ था।
आर शर्मा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यह 1 सेकंड था, मुश्किल से 1 सेकंड, लेकिन उस सेकंड में ईशानी जान गई कि वह क्या सोच रहा था। आपका टिकट, उसने कहा। मैंने उसे रीडर से पास कर दिया है, ईशानी ने शांति से जवाब दिया। हरी लाइट जली थी। रीडर खराब हो जाते हैं। शर्मा ने बिना अपनी नजर उस फटी हुई झोला बैग से हटाए कहा, क्या आप अपनी पहचान दिखा सकती हैं? ईशानी ने अपना भारतीय पासपोर्ट निकाला, उसे बिना हड़बड़ी के सौंप दिया। शर्मा ने उसे खोला, देखा, बंद किया और वापस नहीं किया। मिस राव, उसने कहा, आपका दिल्ली जाने का क्या कारण है? व्यक्तिगत, उसने जवाब दिया। अकेले यात्रा कर रही हैं? हाँ। क्या आपके पास चेक इन सामान है? बस यह है, ईशानी ने अपने झोले की ओर इशारा करते हुए कहा। शर्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे वह ऐसी जानकारी को संसाधित कर रहा था जो उसे समझ नहीं आ रही थी, जैसे उस लड़की की इस विमान में उपस्थिति एक गलती थी जिसे सही करने का उनका मिशन था। यह यहीं इंतजार करो, उसने कहा। वह 3 कदम दूर चला गया, रेडियो पर बात की, वापस आया और फिर कुछ ऐसा कहा जिसकी ईशानी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जो उसके चारों ओर की हवा को जमा देगा, कुछ ऐसा जो उसके पीछे के यात्रियों को हिलना बंद कर देगा। यह उड़ान पूरी तरह से भरी हुई है, शर्मा ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। आपको अगली उड़ान का इंतजार करना होगा। ईशानी ने पलक झपकाई। मेरी सीट कंफर्म है, आखिरी मिनट में कुछ बदलाव हुआ है। एक बदलाव? ईशानी धीरे धीरे बोली। किस तरह का बदलाव? शर्मा ने जवाब नहीं दिया। उसने पासपोर्ट के साथ हाथ बढ़ाया। ईशानी ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में, इतनी धीमी कि केवल वही उसे सुन पाया, कहा, क्या आप निश्चित हैं कि आप क्या कर रहे हैं? शर्मा मुस्कुराया, एक छोटी संतुष्ट मुस्कान जिसमें 14 साल का यह विश्वास था कि उसकी वर्दी उसे यह तय करने का अधिकार देती है कि उसके विमान में कौन रहने लायक है। पूरी तरह से, उसने जवाब दिया। ईशानी ने पासपोर्ट लिया, 1 कदम पीछे हटी और जब भारतीय परिवार अविश्वास से उसे देख रहा था और नीले सूट वाला आदमी देरी के लिए बड़बड़ा रहा था, तो ईशानी ने अपने जेब से फोन निकाला, 1 नंबर डायल किया, 2 बार घंटी बजने का इंतजार किया और जब दूसरी तरफ फोन उठा तो उसने बस इतना कहा, मनोज, मुझे फ्लाइट मम 707 का पूरा ऑपरेशनल रिपोर्ट और कैप्टन राकेश शर्मा का अनुशासनात्मक रिकॉर्ड भेजो। उसने एक पल रुककर कहा, हाँ, अभी। उसने फोन बंद किया और इंतजार किया, क्योंकि ईशानी राव ने अपने पिता से कुछ ऐसा सीखा था जो राकेश शर्मा अभी तक नहीं जानते थे। असली ताकत को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस समय की जरूरत होती है। और उस सुबह मुंबई हवाई अड्डे पर समय पूरी तरह से उसके पक्ष में था। मुंबई हवाई अड्डे पर गेट 17 हब के बगल में एक माध्यमिक प्रतीक्षा कक्ष था। नीली सीटों की 4 पंक्तियां, एक कॉफी मशीन, एक खिड़की जो सीधे रनवे पर खुलती थी। ईशानी वहां अकेली बैठी थी, अपने झोले को गोद में लिए और फोन हाथ में लिए। देख रही थी कि जिस विमान को उसे दिल्ली ले जाना चाहिए था वह अभी भी एयर ब्रिज पर खड़ा था। ग्राउंड तकनीशियन अंतिम जांच पूरी कर रहे थे। एक रैंप कर्मचारी सुस्ती से सूटकेस ले जा रहा था। सब कुछ अपनी सामान्य गति से चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वैध टिकट वाले यात्री को उतारना पूरी तरह से सामान्य बात हो। ईशानी ने धीरे धीरे सांस ली। वह गुस्सा नहीं थी, अभी तक नहीं। वह देख रही थी। मनोज गुप्ता आकाश एयर में 6 साल से ऑपरेशन डायरेक्टर थे। वह हरीश राव के जीवन के अंतिम चरण में उनके भरोसेमंद व्यक्ति रहे थे। विवेकपूर्ण, असावधानीपूर्वक, बिना शर्त वफादार। जब हरीश की मृत्यु हुई तो मनोज ने सबसे पहले ईशानी को फोन किया, शेयरों या अनुबंधों के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि यह पूछने के लिए कि क्या उसे कुछ चाहिए। यह ईशानी नहीं भूली थी। उसका फोन तीसरे रिंग पर बज उठा। ईशानी, मनोज, मुम 707। उसने कहा, कैप्टन शर्मा, मुझे सब कुछ चाहिए। एक छोटा सा सन्नाटा, एक कीबोर्ड की आवाज। क्या कुछ हुआ है? मुझे बोर्ड करने से मना कर दिया गया है। एक और सन्नाटा, यह लंबा था, पुष्टि किए गए टिकट के साथ। सीट 23F, बोर्डिंग पास मान्य, पासपोर्ट ठीक। हे भगवान, मनोज बुदबुदाया। इसके लिए समय नहीं है, ईशानी ने कहा। रिपोर्ट, कृपया। इंतजार करते हुए ईशानी ने खिड़की से बाहर देखा। बगल के कमरे में लगभग 6 साल का एक बच्चा कांच के पास आ गया था। उसकी नाक कांच से चिपकी हुई थी और आंखें आश्चर्य और डर के उस मिश्रण के साथ खुली हुई थीं जो केवल बच्चों में बड़ी चीजों के सामने होता है। उसकी मां ने उसे बुलाया। वह नहीं हिला। ईशानी अनजाने में मुस्कुराई। उसे याद आया कि वह भी वह बच्चा थी।
सचमुच उसके पिता उसे कुछ शनिवार को हवाई अड्डे ले जाते थे जब वह छोटी थी, सिर्फ विमानों को उड़ान भरते देखने के लिए। उड़ान भरने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। हम उन्हें क्यों देखते हैं अगर हमें चढ़ना नहीं है पापा? क्योंकि यह जानना कि वे तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं ईशानी, इतना ही काफी है। आजादी को हमेशा चलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे बस मौजूद होना होता है। ईशानी को यह बात तब उसके पिता ने 8 साल की उम्र में बताई थी। तब वह इसे नहीं समझी थी, अब वह समझ गई थी। फोन वाइब्रेट हुआ। मनोज ने एक दस्तावेज भेजा था। ईशानी ने उसे खोला। कैप्टन राकेश शर्मा, 42 साल, लखनऊ में जन्मे, 16 साल से कमर्शियल पायलट, उनमें से 14 आकाश एयर में। तकनीकी रिकॉर्ड बेदाग, 0 सुरक्षा घटनाएं, 0 दुर्घटनाएं। लेकिन नीचे प्रशासनिक घटनाओं के खंड में कुछ ऐसा था जिसकी ईशानी को उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 सालों में 3 औपचारिक शिकायतें, 3 अलग अलग यात्रियों ने बोर्डिंग के दौरान भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायत की थी। तीनों मामले बंद कर दिए गए थे। तीनों मानव संसाधन निदेशक भवीन शाह नामक व्यक्ति के डेस्क तक पहुंचे थे और तीनों बिना किसी दंड के गायब हो गए थे। ईशानी ने शिकायतकर्ताओं के नाम पढ़े। एक हिजाब पहने महिला, स्पोर्ट्स वियर में एक युवा छात्र, मामूली सामान के साथ यात्रा करने वाला एक बड़ा परिवार। पैटर्न इतना स्पष्ट था कि दुख होता था। यह लापरवाही नहीं थी, यह एक अकेली गलती नहीं थी, यह एक मानदंड था। ईशानी ने दस्तावेज बंद किया, फिर से रनवे की ओर देखा। विमान अभी भी वहीं था, सीढ़ी अभी भी जुड़ी हुई थी। गेट बंद होने में 12 मिनट बचे थे, तभी फोन बज उठा। इस बार मनोज नहीं था, उसकी मां थी। इंदिरा राव 63 साल की थीं और उनकी आवाज दुनिया में सबसे शांत थी। वह ऐसी महिला थी जो आपको यह बता सकती थी कि इमारत में आग लगी है, उसी लहजे में जिसमें वह आपको एक कप चाय की पेशकश करती। हरीश हमेशा कहते थे कि इंदिरा परिवार का असली लंगर थी, कि वह आकाश देती थी, लेकिन इंदिरा जमीन। ईशानी, सब कैसा चल रहा है? ठीक है मां। झूठ, इंदिरा ने बिना विचलित हुए कहा। मैं तुम्हें 40 सेंटीमीटर की थी तब से जानती हूं। बोलो। ईशानी एक पल के लिए झिझकी। मुझे विमान से उतार दिया गया है। सन्नाटा। शारीरिक रूप से मुझे चढ़ने नहीं दिया गया। वैध टिकट, मान्य बोर्डिंग। कैप्टन ने फैसला किया कि मैं फिट नहीं बैठती। एक और सन्नाटा, इस बार और ठंडा। और तुम क्या करोगी? जो पापा करते, ईशानी ने कहा। इंदिरा को जवाब देने में एक पल लगा। जब उन्होंने जवाब दिया तो उनकी आवाज में कुछ अलग था। यह ठीक ठीक उदासी नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो निहित गर्व के करीब था। ऐसा गर्व जो थोड़ा दुख देता है, क्योंकि यह किसी की अनुपस्थिति के साथ मिला होता है। तुम्हारे पापा, इंदिरा ने धीरे धीरे कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी आवाज नहीं उठाई, और फिर भी जब वह किसी कमरे में आते थे तो सब उनकी सुनते थे। मैं जानती हूं मां, क्योंकि असली ताकत को खुद का ऐलान करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस कार्य करना होता है। ईशानी ने एक पल के लिए आंखें बंद की। मैं जानती हूं, ठीक है। इंदिरा की आवाज अपनी सामान्य लय में वापस आ गई। तो जाओ और कार्य करो, और जब दिल्ली पहुंचो तो मुझे फोन करना। कॉल समाप्त हो गई। ईशानी ने फोन रखा और उसी पल जब अक्टूबर का सूरज प्रतीक्षा कक्ष की खिड़की से तिरछा अंदर आ रहा था, उसने एक फैसला लिया। वह बोर्ड को फोन नहीं करेगी, आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिसे भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सके। वह कुछ और सटीक करेगी। वह उस विमान में चढ़ेगी। वह कुर्सी से उठी, शांत कदमों से गेट 17 के काउंटर तक चली। ग्राउंड एजेंट, काले बाल वाली एक युवती जिसके टैग पर प्रिया नाम लिखा था, ने ऊपर देखा। मिस, ईशानी ने कहा, उस उड़ान में मेरी सीट उपलब्ध है। 23F। मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने अभी केंद्रीय ऑपरेशन सिस्टम से इसकी पुष्टि की है। इसे फिर से असाइन नहीं किया गया है, कोई दस्तावेजी बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। प्रिया ने पलक झपकाई। कैप्टन ने निर्देश दिया था। कैप्टन, ईशानी ने उसी शांति से कहा जिस तरह उसकी मां आग लगने की बात करती थी। को वैध टिकट वाले यात्री को बिना सिस्टम में कारण दर्ज किए बोर्डिंग से मना करने का अधिकार नहीं है ना? प्रिया ने स्क्रीन की ओर देखा, कुछ टाइप किया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। आप सही हैं, सीट अभी भी आपके नाम पर असाइन है। मैं जानती हूं, ईशानी ने कहा। क्या आप कृपया मेरी बोर्डिंग प्रक्रिया कर सकती हैं? प्रिया ने एयर ब्रिज की ओर देखा, पीछे देखा। उसने चुपचाप एक फैसला लिया। हाँ बिल्कुल, असुविधा के लिए क्षमा करें। ईशानी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। उसने टिकट लिया, सीढ़ी की ओर चली। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, झोला कंधे पर और नजर सामने। जब वह विमान में दाखिल हुई
तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस ने उसे एक पेशेवर मुस्कान के साथ बधाई दी। बोर्ड पर आपका स्वागत है, धन्यवाद, ईशानी ने कहा। वह इकोनॉमी क्लास के गलियारे से आगे बढ़ी, यात्रियों के पास से गुजरी जो अपने सूटकेस को ऊपर के कंपार्टमेंट में रख रहे थे। नीले सूट वाले आदमी के पास से गुजरी जो पहले ही अपनी फर्स्ट क्लास सीट पर एक गिलास मिनरल वाटर हाथ में लिए बैठा था। वह पंक्ति 23 पर पहुंची, 23F पर बैठ गई, झोला सामने की सीट के नीचे रखा और जब विमान ने दरवाजे बंद करने की प्रक्रिया शुरू की तो ईशानी ने झोले से एक छोटी सी नोटबुक निकाली, एक गहरी नीली नोटबुक जिसके कोने इस्तेमाल से मुड़ गए थे। पहले पन्ने पर उसके पिता की साफ और कसकर लिखी हुई लिखावट में लिखा था, आकाश अय्यर उड़ान नोट्स। राव। यह वही नोटबुक थी जो उसके पिता हमेशा अपने साथ रखते थे जब वह गुप्त रूप से उड़ान भरते थे। वही परंपरा, वही झोला, वही ग्रे शॉल। ईशानी ने जो पहना था वह लापरवाही नहीं थी, वह विरासत थी। उसने नोटबुक एक खाली पन्ने पर खोली, एक ही पंक्ति लिखी, मुमसात 107, कैप्टन आर शर्मा, 3 शिकायतें दर्ज, भवीन शाह, जांच करें। उसने नोटबुक बंद की, खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का रनवे बर्फ से ढके पहाड़ों, अब दूर की पहाड़ियों की ओर फैला हुआ था, सुंदर, ठंडा, उत्तम, जैसा कि होने वाला था। ईशानी को अभी तक यह पता नहीं था कि कैप्टन शर्मा उसी पल कॉकपिट में किसी से रेडियो पर बात कर रहे थे, कोई ऐसा जिसे उस लाइन के दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसा जिसका नाम जब ईशानी को पता चलेगा तो सब कुछ बदल देगा। विमान आकाश अय्यर की विशेषता वाली समयबद्धता के साथ रनवे की ओर बढ़ा। कम से कम यह तो ठीक काम कर रहा था। ईशानी खिड़की से बाहर देख रही थी, नोटबुक घुटनों पर बंद थी। उसके बाईं ओर 23 पर एक अधेड़ उम्र की महिला पहले से ही आई मास्क लगाए सो रही थी। 23 पर एक युवा लड़का हेडफोन पर तेज आवाज में संगीत सुन रहा था, उसका सिर हल्की लय में हिल रहा था। कोई उसे नहीं देख रहा था, कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। और फिर भी ईशानी अपने चारों ओर हर विवरण का भार महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके पास एक अदृश्य आवर्धक लेंस हो। सामने की सीट की अपहोल्स्ट्री के दाहिने किनारे पर एक खरोंच थी। पंक्ति 21 का ऊपरी डिब्बे पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। केंद्रीय गलियारे की एयर होस्टेस पूजा नामक एक युवती पेशेवर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके कंधे तने हुए थे। ऐसा तनाव जो काम से नहीं आता, कुछ और से आता है। ईशानी ने सब कुछ मानसिक रूप से नोट कर लिया। उसके पिता ने उसे विमानों को पढ़ना सिखाया था जैसे दूसरे लोग व्यक्तियों को पढ़ते हैं। एक अच्छी तरह से प्रबंधित विमान छोटे विवरणों में पता चलता है। ईशानी ने सब कुछ, ईशानी, बड़े में नहीं, बड़े तो कोई भी देख लेता है, छोटे केवल वही देखता है जिसे देखना आता है। टेक ऑफ साफ सुथरा था। ईशानी ने सीने में परिचित दबाव महसूस किया जब पहियों ने डामर छोड़ा। वह सेकंड का अंश जिसमें जमीन हार मान लेती है और हवा नियंत्रण ले लेती है, उसे हमेशा यात्रा का सबसे ईमानदार क्षण लगता था। कोई वापसी नहीं, कोई संदेह संभव नहीं, या तो आप उड़ते हैं या नहीं। 2000 मीटर की ऊंचाई पर बादलों ने झील अब अरब सागर विस्तृत मैदान को ढक लिया और बागान एक सफेद चादर के नीचे गायब हो गए। ईशानी ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसने शर्मा के कॉल के बारे में सोचा। उसने किसे फोन किया था? यह कोई मानक कॉकपिट संचार नहीं था। मनोज ने उसे पुष्टि की थी कि बोर्डिंग के दौरान सिस्टम में कोई अलर्ट दर्ज नहीं हुआ था, कोई प्रोटोकॉल सक्रिय नहीं हुआ था, इनकार का कोई दस्तावेजी कारण नहीं था, जिसका मतलब था कि शर्मा ने अपनी पहल पर या किसी ऐसे व्यक्ति के निर्देश पर काम किया था जो कोई निशान छोड़ना पसंद नहीं करता था। पूजा, एयर होस्टेस, पेय पदार्थों की गाड़ी के साथ गलियारे में आगे की ओर आई। जब वह पंक्ति 23 पर पहुंची तो उसने ईशानी को उस प्रशिक्षित मुस्कान के साथ देखा जिसे एयर होस्टेस महीनों तक परिष्कृत करती हैं। क्या लेना चाहेंगी? पानी, कृपया, बिना गैस के। पूजा ने गिलास भरा, उसे ट्रे पर रखा और फिर बिना यह जाने कि क्यों कुछ ऐसा जोड़ा जो प्रोटोकॉल में नहीं था। आप ठीक हैं? मैंने आपको बोर्डिंग से पहले गेट पर देखा था। और वह हिचकिचाई। क्षमा करें, यह मेरा काम नहीं है। ईशानी ने उसे देखा। पूजा लगभग 30 साल की थी, गहरी आंखें, हाथ बोतल को जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़े हुए थे। आकाश अय्यर में कितने समय से हैं? ईशानी ने पूछा। सवाल ने उसे चौंका दिया। 4 साल। पसंद है? एक न्यूनतम, लगभग अदृश्य विराम। मुझे उड़ना पसंद है, पूजा ने कहा। ईशानी ने अंतर देखा। उसे उड़ना पसंद था, आकाश अय्यर में काम करना नहीं, कैप्टन शर्मा के लिए काम करना नहीं, उड़ना। पानी के लिए धन्यवाद, ईशानी ने कहा। पूजा ने सिर हिलाया और गाड़ी को अगली पंक्ति की ओर धकेल दिया। ईशानी ने धीरे धीरे पानी पिया और उस मानसिक सूची में
एक और नाम जोड़ा जो वह बना रही थी। बच्चों ने तनाव तोड़ा। 3 पंक्तियों आगे भारतीय परिवार जो बोर्डिंग लाइन में था उस अराजक दक्षता के साथ पुनर्गठित हो रहा था जो केवल बड़े परिवारों में ही होती है। तीनों बच्चों में सबसे बड़ा लगभग 8 साल का एक लड़का जिसके डायनासोर वाला झोला था अपनी सीट पर घूम गया था और अपनी आंखें संकरी करके पीछे देख रहा था जैसे वह यात्रियों का निरीक्षण कर रहा हो। उसकी आंखें ईशानी की आंखों से मिलीं। उसने उसे मुस्कुराया। उसने कॉमिक गंभीरता के साथ भौहें चढ़ाईं। आप भी दिल्ली जा रही हैं? उसने हिंदी में भी अपने विशिष्ट भारतीय लहजे के साथ पूछा। हाँ, ईशानी ने कहा। हम अपनी दादी से मिलने जा रहे हैं। बच्चे ने राज्य के किसी कार्यक्रम की गंभीरता के साथ घोषणा की। वह दुनिया की सबसे अच्छी रोटी बनाती हैं। आपकी दादी हैं? ईशानी ने इंदिरा के बारे में सोचा। उनकी शांत आवाज आम के पेड़ के घर की फलों की टोकरी में हमेशा आमों के बारे में सोचा। मेरी माँ है, उसने कहा, और लगभग वैसा ही। बच्चे ने विचार किया। रोटी बनाती हैं? हाँ, दाल और पूरियां भी बनाती हैं। बच्चे ने नाक सिकोड़ी। वह खाना नहीं है, वह तो सिर्फ तली हुई चीजें हैं। ईशानी हंसी, एक छोटी वास्तविक हंसी जो बिना बताए आई और कुछ देर केबिन की हवा में तैरती रही। बच्चे की मां ने शर्मिंदगी से मुड़कर देखा। लोकेश, उसे परेशान मत करो। मुझे परेशान नहीं कर रहा, ईशानी ने कहा। महिला ने कृतज्ञता से उसे देखा और कुछ और, वह मौन पहचान जो उन लोगों के बीच होती है जो बिना शब्दों के एक दूसरे को समझते हैं। उसकी जिज्ञासा के लिए माफ करना, मां ने कहा। यह उसकी सबसे अच्छी बात है, ईशानी ने जवाब दिया। उड़ान भरने के 40 मिनट बाद कुछ बदल गया। यह नाटकीय नहीं था। कोई तेज आवाज नहीं थी और न ही कोई अचानक झटके लगे थे। यह खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तब आती है जब कोई चीज बजनी चाहिए और वह बजना बंद कर दे। ईशानी ने इसे किसी और से पहले महसूस किया। इंजनों की आवाज में सूक्ष्म बदलाव, कोई खराबी नहीं, कोई अलार्म नहीं, कुछ और नाजुक, एक ऐसा समायोजन जो उस ऊंचाई पर, उस मार्ग के लिए सामान्य उड़ान प्रोफाइल में नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। विमान के नीचे बादल घने और एक समान थे। दाहिनी ओर हिमालय अब अरावली दिखाई दे रहे थे, सफेद और परिपूर्ण। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ईशानी उस आवाज को जानती थी, या यूं कहें कि उस आवाज की अनुपस्थिति को जानती थी। उसके पिता उसे 12 साल की उम्र में उड़ान सिम्युलेटर पर ले गए थे। एक मजाक जो एक परंपरा बन गया। हर गर्मियों में 3 साल तक हरीश राव अपनी बेटी को आकाश एयर के पायलट प्रशिक्षण केंद्र ले जाते थे और उसे मूल बातें सिखाते थे। उड़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। अगर कभी तुम विमान में हो और कुछ वैसा न लगे जैसा होना चाहिए, ईशानी, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे पहचान सको। डराने के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम अप्रत्याशित न पकड़ी जाओ। जो वह अब सुन रही थी, या यूं कहें कि जो वह नहीं सुन रही थी, वह कोई आपातकाल नहीं था, लेकिन यह सामान्य भी नहीं था। पूजा गलियारे से आगे की ओर तेजी से गुजरी, इतनी तेजी से कि यह नियमित नहीं लग रहा था। ईशानी ने देखा कि वह कॉकपिट को केबिन से अलग करने वाले पर्दे के पीछे गायब हो गई। 2 मिनट बाद वह उसी मुस्कान के साथ लौटी, लेकिन उसके कंधे और भी ज्यादा तने हुए थे। ईशानी ने धीरे धीरे हाथ उठाया। पूजा रुकी। कुछ चाहिए क्या? कॉकपिट में सब ठीक है? ईशानी ने इतनी शांत आवाज में पूछा कि ऐसा लग रहा था कि वह मेनू के बारे में पूछ रही हो। पूजा ने पलक झपकाई। जरूर, उड़ान बिल्कुल सामान्य है। निश्चित? एक पल का संदेह। पूरी तरह से, पूजा ने दोहराया। ईशानी ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने पूजा को आगे बढ़ने दिया, फिर फोन निकाला। हवाई जहाज मोड में होने के कारण वह कॉल नहीं कर सकती थी, लेकिन वह लिख सकती थी। उसने नीली नोटबुक खोली, लिखा, इंजन 2 की आवाज में बदलाव, फ्लदो 120, क्रू अनाउंसमेंट में दर्ज नहीं, उड़ान के बाद जांच करें। उसने नोटबुक बंद की, कॉकपिट के पर्दे की ओर देखा, और उसी पल कैप्टन शर्मा की आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से केबिन में गूंज उठी। शांत, पेशेवर, निर्दोष, देवियों और सज्जनों, आपका कैप्टन बोल रहा है। हम उत्तरी भारत के ऊपर मौसम की स्थिति के कारण मार्ग में एक छोटा सा बदलाव अनुभव करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। हम लगभग 20 मिनट की देरी से दिल्ली पहुंचेंगे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। यात्रियों ने सामान्य इस्तीफे के साथ प्रतिक्रिया दी। कुछ आहें, किसी ने फोन पर कनेक्शन की फिर से गणना की। लोकेश, डायनासोर वाले बच्चे ने फिर से ईशानी की ओर मुड़कर देखा। इसका मतलब हमें ज्यादा समय लगेगा? थोड़ा सा, ईशानी ने कहा। क्या कोई गड़बड़ी होगी? शायद थोड़ी सी। बच्चे ने इसे पूरी गंभीरता से संसाधित किया। मुझे चक्कर नहीं आते, उसने घोषणा की। मेरे भाई को आते हैं। उसने बगल के बच्चे की ओर भाई बहन की श्रेष्ठता के हाव भाव से इशारा किया।
वह 2 बार उल्टी कर चुका है। मां ने इस्तीफे की एक कराह भरी। ईशानी फिर हंसी, लेकिन उसकी आंखें अब लोकेश पर नहीं थीं। वे कॉकपिट के पर्दे पर थीं, क्योंकि मनोज ने उसे उस सुबह जो भी मौसम अलर्ट भेजा था उसमें मार्ग में बदलाव नहीं दिख रहा था। उत्तरी भारत के ऊपर आकाश पूरी तरह से साफ था और कैप्टन शर्मा ने अभी अभी 147 यात्रियों से झूठ बोला था। ईशानी को अभी तक यह पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे यह निश्चित रूप से पता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो उसकी छाती को सीट बेल्ट की तरह कस रही थी। यह शर्मा ने उड़ान भरने से पहले जो कॉल की थी। बिना मौसम के औचित्य के बदला गया मार्ग। भवीन शाह द्वारा दर्ज किए गए 3 मामलों को बंद करना अलग अलग संयोग नहीं थे, वे कुछ बड़े के टुकड़े थे, और वह कुछ बड़ा आकाश अय्यर से संबंधित था, उसके पिता से और किसी ऐसे व्यक्ति से जो हरीश राव ने जो बनाया था उसे हथियाना चाहता था। मार्ग में बदलाव 11 मिनट तक चला। ईशानी ने उन्हें गिना, घड़ी से नहीं, सांस से, खिड़की से आने वाली रोशनी के कोण में, धीरे धीरे बदलाव से, शरीर में महसूस हुए हल्के घुमाव से। जब विमान ने अपनी दिशा दक्षिण पूर्व की ओर सही की, मुंबई दिल्ली के सामान्य गलियारे से 11 मिनट का विचलन। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कुछ भी नहीं था। वाणिज्यिक विमानन में नियंत्रित हवाई क्षेत्र के ऊपर 11 मिनट का अनाधिकृत विचलन, इसके लिए दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संचार की आवश्यकता होती है, एक दर्ज कारण की आवश्यकता होती है। अगर तूफान नहीं था तो कोई कारण नहीं था, और अगर कोई दर्ज कारण नहीं था तो एक समस्या थी। ईशानी ने नीली नोटबुक खोली, लिखा 11 मिनट का विचलन, सुधार से पहले उत्तर पूर्व दिशा, प्रतिबंधित क्षेत्र, मार्ग में बैठक, उड़ान के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जांच करें। उसने नोटबुक बंद की, खिड़की से बाहर देखा, अरावली पीछे छूट चुके थे। उत्तरी भारत की ओर का परिदृश्य खुल रहा था। अक्टूबर के सूरज के नीचे हरा भरा और कोमल, परिपूर्ण, शांत। कॉकपिट में जो हो रहा था उससे पूरी तरह से अनजान। यह पूजा थी जिसने सब कुछ बदल दिया, एक झटके में नहीं, किसी नाटकीय घोषणा के साथ नहीं। यह एक छोटा सा इशारा था, लगभग अदृश्य। वह ईशानी के पास से विमान के पिछले हिस्से की ओर गुजरी और ऐसा करते हुए उसने अपनी ट्रे पर कुछ गिरा दिया, एक कागज का टुकड़ा जो 4 बार मुड़ा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा, उसने उसे नहीं देखा। वह आगे बढ़ती रही। ईशानी ने 10 सेकंड इंतजार किया। उसने कागज खोला, अंदर कसकर और तेजी से लिखी लिखावट में 4 पंक्तियां थीं। मुझे यह नहीं कहना चाहिए। शर्मा को भवीन शाह का फोन आया था। बोर्डिंग से पहले उन्हें बताया गया था कि बोर्ड पर एक इंस्पेक्टर है। वे नहीं जानते कि आप वास्तव में कौन हैं। ईशानी ने 4 पंक्तियों को 2 बार पढ़ा, उन्हें याद कर लिया, कागज को सावधानी से मोड़ा, उसे अपने झोले की अंदरूनी जेब में रखा और फिर कुछ ऐसा समझा जिसने परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। शर्मा ने उसे इसलिए बाहर नहीं निकाला था क्योंकि वह गरीब दिख रही थी। उसने उसे इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उस उड़ान में एक इंस्पेक्टर था, और उस किसी ने यह सुनिश्चित करना चाहा था कि इंस्पेक्टर दिल्ली न पहुंचे, जिसका मतलब था कि दिल्ली में कुछ ऐसा था जिसे वे नहीं चाहते थे कि कोई देखे। भवीन शाह आकाश अय्यर में 11 साल से थे। ईशानी उसे दूर से जानती थी। उसने उसे बोर्ड की बैठकों में देखा था, जिनमें वह एक मौन पर्यवेक्षक के रूप में पीछे बैठी रहती थी, जबकि उसके पिता बैठक की अध्यक्षता करते थे। शाह हमेशा उन पुरुषों में से थे जो जगह तो घेरते थे पर भरते नहीं थे, मौजूद लेकिन अदृश्य, कुशल लेकिन अपारदर्शी। उसके पिता ने उस पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं किया था। शाह अपना काम करता है ईशानी, लेकिन वह अपना काम शाह के लिए करता है। यह बात हरीश राव ने अपनी मृत्यु से 3 साल पहले लोनवला के घर की रसोई में कही थी, जब वह बगीचे से आम छील रहे थे, उसी धीमापन के साथ जो उन्हें महत्वपूर्ण चीजों के लिए था। ईशानी ने उनसे नहीं पूछा था कि उनका क्या मतलब है। अब वह समझ गई थी। उसने फोन निकाला। वह अभी भी हवाई जहाज मोड में था। वह कॉल या मैसेज नहीं कर सकती थी, लेकिन वह मनोज ने उसे उड़ान भरने से पहले जो फाइलें भेजी थीं, उन्हें देख सकती थी। उसने अटैचमेंट फोल्डर खोला। 3 फाइलें थीं। पहली शर्मा का इतिहास था, वह उसे पहले ही पढ़ चुकी थी। दूसरी दिल्ली बेस की तिमाही परिचालन रिपोर्ट थी। उसने उसे खोला। संख्याएं, मार्ग, ईंधन दक्षता, कर्मचारी। पहली नजर में कुछ भी ध्यान खींचने वाला नहीं था, लेकिन ईशानी ने अपने पिता से संख्याओं को पढ़ना सीखा था जैसे दूसरे लोग चेहरों को पढ़ते हैं। और रिपोर्ट के पृष्ठ 4 पर दिल्ली के परिचालन खर्चों के खंड में एक पंक्ति थी जो फिट नहीं बैठ रही थी। होराइजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को 480 रुपये का निवारक रख रखाव खर्च का आइटम। ईशानी ने भौहें चढ़ाईं।
होराइजन सॉल्यूशंस। यह आकाश अय्यर का कोई सामान्य आपूर्तिकर्ता नहीं था। यह प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं की सूची में नहीं था जिसे उसके पिता ने वर्षों से समेकित किया था। उसने तीसरी फाइल खोली। यह पिछले 18 महीनों के बैंक हस्तांतरणों की एक सूची थी और होराइजन सॉल्यूशंस उसमें 8 बार दिखाई दे रहा था। 8 हस्तांतरण, कुल 370,000 रुपये। सभी भुगतान एक ही हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत थे, भवीन शाह। ईशानी ने फोन को ट्रे पर रखा, सामने की सीट के पिछले हिस्से को बिना देखे देखा। 370,000 रुपये एक दिखावा कंपनी को भुगतान किए गए, आकाश अय्यर के मानव संसाधन निदेशक द्वारा अधिकृत, किसी भी प्रमाणित अनुबंध में शामिल नहीं। यह एक लेखांकन त्रुटि नहीं थी, यह एक व्यवस्थित लूट थी और यह 18 महीनों से चल रही थी। 18 महीने, ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद से। लोकेश सो गया। यह अचानक हुआ, जैसे बच्चों के साथ होता है, बिना संक्रमण या चेतावनी के। वह खिड़की से बड़ी आंखों से देख रहा था और एक पल बाद उसका सिर अपनी मां के कंधे पर टिका था और वह शांति से सांस ले रहा था, जैसे वे लोग सोते हैं जिन्हें कोई अपराधबोध नहीं होता। उसकी मां ने उसे एक स्वचालित और कोमल हाव भाव से ठीक किया। उसने उसे एक पल के लिए उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जो केवल माताओं में होती है। ईशानी ने उसे देखा। उसने इंदिरा के बारे में सोचा कि कितनी बार उसने उसके ऊपर वही हाव भाव किया था, कितनी बार उसने उसे बिना जगाए ढंका था, कितनी बार उसने चुपचाप दुनिया का बोझ उठाया था ताकि उसके बच्चे शांति से सो सकें। उसने नीली नोटबुक को अपनी उंगलियों के बीच दबाया। पापा, क्या आप शाह के बारे में जानते थे? सवाल अपने आप आया, बिना खोजे, और जवाब भी अपने आप आया। हरीश राव की आवाज में, उसकी याद में इतना स्पष्ट कि लगभग दर्द हुआ। ईशानी, हमेशा उसकी जांच करो जो वे तुम्हें स्वेच्छा से नहीं दिखाते। जो वे तुम्हें दिखाते हैं वह वही है जो वे चाहते हैं कि तुम देखो। जो वे छिपाते हैं वह वही है जो तुम्हें जानना चाहिए। पूजा फिर से गलियारे से गुजरी। इस बार उसने ईशानी को नहीं देखा, लेकिन अपनी पंक्ति पर पहुंचने पर उसने अपनी गति थोड़ी कम कर दी। ईशानी ने आवाज ऊंची किए बिना बात की, धन्यवाद। पूजा नहीं रुकी, लेकिन उसने सिर हिलाया। एक न्यूनतम सिर का हिलना, लगभग अदृश्य, और वह आगे बढ़ गई। ईशानी ने उसे दूर जाते हुए देखा। आकाश अय्यर में 4 साल, चीजें देखने के लिए काफी, उन्हें रखने के लिए काफी, यह जानने के लिए काफी कि चुप्पी कब बहुत महंगी पड़ने लगती है। उसे वह कागज छोड़ने के लिए साहस की जरूरत थी, ऐसा साहस जो पैसे या पद से नहीं आता। यह कुछ और गहरा से आता है, उस अदृश्य रेखा से जिसे हर व्यक्ति अपने लिए खींचता है और जो कहती है, बस यहीं तक। ईशानी इस बात का किसी भी और चीज से ज्यादा सम्मान करती थी। दिल्ली में उतरने में 40 मिनट बाकी थे। ईशानी के पास 40 मिनट थे यह तय करने के लिए कि वह जो जानती थी उसका उपयोग कैसे करेगी। वह इंतजार कर सकती थी, पहुंचकर बोर्ड की आपातकालीन बैठक बुला सकती थी, शांति से सबूत पेश कर सकती थी और प्रक्रिया को अपना काम करने दे सकती थी। यह उचित विकल्प था, वह विकल्प जिस पर उसके पिता सबसे पहले विचार करते। लेकिन कुछ और भी था। अगर शाह जानता था कि उस उड़ान में एक इंस्पेक्टर था, तो इसका मतलब था कि किसी ने उसे यह जानकारी लीक की थी, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसके पास आंतरिक परिचालन प्रणाली तक पहुंच थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि कौन सी उड़ानें निगरानी में थीं, जिसका मतलब था कि शाह के अंदर एक साथी था और वह साथी, चाहे कोई भी हो, अभी भी सक्रिय था। अगर ईशानी ने पहले लीक करने वाले की पहचान किए बिना बोर्ड की बैठक बुलाई, तो चेतावनी उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती। सबूत गायब हो सकते थे, रिकॉर्ड बदल सकते थे, और शाह आकाश अय्यर की नौकरशाही को नेविगेट करने के 11 साल के अनुभव के साथ ठीक ठीक जानता था कि क्या मिटाना है और किस क्रम में। ईशानी को यह जानने से पहले कार्य करना था कि वह क्या जानती है। उसने फिर से फोन खोला। संपर्कों में डॉ. प्रकाश अय्यर, बाहरी ऑडिटर, मुंबई नाम ढूंढा। प्रकाश अय्यर 12 साल से हरीश राव के भरोसेमंद ऑडिटर थे। कंपनी के बाहर एकमात्र व्यक्ति जो आकाश अय्यर के खातों को किसी और से बेहतर जानता था। विवेकपूर्ण, स्वतंत्र, बेदाग। उसके पिता हमेशा कहते थे कि प्रकाश ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत है। ईशानी ने एक मैसेज लिखा, उसे ड्राफ्ट में छोड़ दिया। विमान के उतरते ही और सिग्नल मिलते ही भेजने के लिए तैयार। प्रकाश, मुझे एक आपातकालीन ऑडिट चाहिए। होराइजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 18 महीने के हस्तांतरण, अगर संभव हो तो कल सुबह तक, यह बहुत जरूरी है। ई. राव। उसने ड्राफ्ट सहेजा, फोन बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली का क्षितिज दूर से दिखने लगा था।
शाम की रोशनी शहर पर उस सुनहरे रंग में पड़ रही थी जिससे सब कुछ शाश्वत लगता था। ईशानी ने अपने पिता के बारे में सोचा जो इस कंपनी को ईंट ईंट करके बना रहे थे। उन रातों के बारे में सोचा जब वह सोए नहीं थे। उन बैंकों के बारे में सोचा जिन्होंने उन्हें दरवाजा बंद कर दिया था। उन कर्मचारियों के बारे में सोचा जिन्हें उन्होंने काम दिया था जब कोई और उन पर दांव नहीं लगा रहा था। उसने सोचा कि शाह ने इन सब के साथ क्या किया था और उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो गुस्सा नहीं था। यह कुछ और ठंडा, अधिक सटीक था। यह दृढ़ संकल्प था। तभी शर्मा की आवाज लाउड स्पीकर पर फिर से गूंज उठी। देवियों और सज्जनों, हम दिल्ली की ओर उतरना शुरू कर रहे हैं। कृपया अपनी सीटों को सीधी स्थिति में समायोजित करें और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान धीरे धीरे आगे की ओर झुकने लगा। लोकेश अचानक उठ गया और अपनी अभी भी आधी खुली आंखों से खिड़की से बाहर देखा। लोकेश अचानक उठ गया। लोकेश अचानक उठ गया। आना की लोकेश, बात की चलती है। पहुंच गए? उसने बुदबुदाया। हाँ, पहुंच गए, उसकी मां ने कहा। बच्चा अपनी नाक कांच से चिपकाए हुए था। दिल्ली, उसने ऐसी ऊर्जा के साथ चिल्लाया जो 10 मिनट की नींद के अनुकूल नहीं लगती थी। क्या आपको लगता है दादी ने रोटी बनाई होगी? जरूर, उसकी मां ने कहा। और तुम? उसने ईशानी की ओर मुड़ते हुए कहा। दिल्ली में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईशानी ने शाह, होराइजन सॉल्यूशंस, 370,000 रुपये के बारे में सोचा जो अब वहां नहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था। हाँ, ईशानी ने कहा, तुम्हारा परिवार। वह मुस्कुराई। कुछ ऐसा ही। लोकेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। परिवार हमेशा इंतजार करते हैं, उसने 8 साल की पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ कहा। मेरी दादी मंगलवार से हमारा इंतजार कर रही हैं। ईशानी हंसी, एक संक्षिप्त गर्म हंसी जो ठीक तब आई जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि 30 मिनट में विमान जमीन पर उतर जाएगा और उसने उस उड़ान के दौरान चुपचाप जो कुछ भी बनाया था वह अब सामने आने वाला था। शाह को नहीं पता था, शर्मा को नहीं पता था, कंपनी के अंदर के साथी को नहीं पता था, लेकिन ईशानी राव, हरीश की बेटी, आकाश अय्यर की वारिस, दिल्ली जा रही थी और इस बार कोई उसे विमान से नहीं उतारने वाला था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसी क्षण फीमी सीनो अब दिल्ली हवाई अड्डे पर भवीन शाह उसका इंतजार कर रहा था। उसका नहीं, बल्कि उस इंस्पेक्टर का जो कभी चढ़ा ही नहीं था। और जब वह ईशानी को अपनी फटी हुई झोला और ग्रे शॉल के साथ सीढ़ी से उतरते देखेगा तो वह उसे नहीं पहचानेगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। और अंतिम, फीमी सीनो हवाई अड्डा। अब दिल्ली हवाई अड्डा कॉफी और गर्म संगमरमर की खुशबू से महक रहा था। इतालवी हवाई अड्डों की यह खरास महक अब भारतीय हवाई अड्डों की, जैसे देश ही आगमन खिड़कियों से रिस गया हो और वहीं ठहरने का फैसला कर लिया हो। ईशानी कंधे पर झोला टांगे ऐसे शांत कदमों से बाहर निकली जैसे उसे कोई जल्दी न हो, लेकिन उसकी आंखें आराम नहीं कर रही थीं, वे स्कैन कर रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आगमन क्षेत्र अक्टूबर के मंगलवार की दोपहर के लिए मध्यम रूप से भीड़भाड़ वाला था। परिवार चालकों का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में तख्तियां थीं। पर्यटक फोन ऊंचे करके खुद को दिशा दे रहे थे और दूर ग्रे संगमरमर के खंभे के पास, जो सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिबंधित पहुंच से अलग करता था, एक गहरा सूट पहने आदमी यात्रियों के निकास की ओर देख रहा था। एक ऐसा भाव जो आकस्मिक दिखने की कोशिश कर रहा था पर सफल नहीं हो रहा था। ईशानी ने उसे तुरंत पहचान लिया। भवीन शाह, 54 साल, 5'11", पीछे की ओर कंघे किए हुए ग्रे बाल, ऐसे व्यक्ति की सटीकता के साथ जो दर्पण के सामने बहुत ज्यादा समय बिताता है। नेवी ब्लू सूट, चांदी के कफलिंक। ऐसा आदमी जो कपड़ों को कवच की तरह इस्तेमाल करता है। वह हर निकलने वाले यात्री को देख रहा था, किसी को ढूंढ रहा था, उस इंस्पेक्टर को जो कभी विमान में नहीं चढ़ा था। ईशानी ने अपनी चाल धीमी कर दी। वह बड़े सूटकेस और चौड़ी किनार वाली टोपियां पहने जर्मन पर्यटकों, अब एक भारतीय परिवार या विदेशी पर्यटकों का समूह के एक समूह के पीछे चली गई। उसने 5 ने कहा। देखा, शाह के हाथ में फोन था। वह हर 30 सेकंड में उसे देखता था। वह एक पुष्टि का इंतजार कर रहा था जो नहीं आ रही थी। यह पुष्टि की समस्या जिनेवा अब मुंबई में बेअसर कर दी गई थी। उसे यह पता नहीं था कि समस्या 12 मिनट पहले उतर चुकी थी और उसे 3 मीटर की दूरी से देख रही थी। ईशानी के फोन में जैसे ही उसने स्वचालित दरवाजों को पार किया, सिग्नल वापस आ गया। मनोज के 5 मैसेज, उसने उन्हें क्रम में पढ़ा। पहला, ईशानी, मैंने होराइजन सॉल्यूशंस की पुष्टि कर ली है। कंपनी 20 महीने पहले लिकटेनस्टीन, अब दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक शेल कंपनी में पंजीकृत हुई थी। एक ही प्रशासक, काल्पनिक नाम, यह एक मुखौटा है। दूसरा,
भुगतान दिल्ली बेस के परिचालन खाते से हो रहे हैं। शाह के पास उस खाते पर 16 महीने से एकल हस्ताक्षर अधिकार है। उसने एक आंतरिक पुनर्गठन के बाद खुद को यह अधिकार दिया था जिसे किसी ने नहीं देखा। तीसरा, मैंने लीक करने वाले को ढूंढ लिया है। वह मुंबई में संचालन प्रणाली के उप निदेशक अर्जुन राय हैं। वह 6 महीने से आंतरिक निरीक्षण की जानकारी एक बाहरी ईमेल पते पर साझा कर रहे हैं जो होराइजन सॉल्यूशंस के उसी सर्वर तक जाता। चौथा, प्रकाश अय्यर उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि अगर आप उन्हें आज रात पहुंच दें तो 48 घंटे में एक प्रारंभिक रिपोर्ट दे सकते हैं। पांचवा अन्य के 4 मिनट बाद आया। एक ही पंक्ति, ईशानी। शाह ने कल सुबह 9 बजे बोर्ड की एक असाधारण बैठक बुलाई है। एजेंडा आकाश अय्यर के 40% शेयरों को लग्जमबर्ग अब दिव्य निधि निवेश नामक एक निवेश कोष को बेचना है। मैं कोष का नाम नहीं जानता। मुझे आपको फोन करने की जरूरत है। ईशानी ने 5वां मैसेज 3 बार पढ़ा। उसकी अनुमति के बिना, उसके ज्ञान के बिना 40% की बिक्री अगले दिन के लिए बुलाई गई। अगर धोखाधड़ी के सबूत पेश करने से पहले यह बिक्री स्वीकृत हो जाती तो शाह एक साथ 2 चीजें हासिल कर लेता। पहला, कंपनी पर उसके नियंत्रण को इतना कम कर देता कि किसी भी आंतरिक जांच को रोका जा सके। दूसरा, 370,000 रुपये को एक बड़े कॉरपोरेट ऑपरेशन के भीतर सफेद कर देता जिससे ट्रेसिंग लगभग असंभव हो जाती। यह एक शानदार कदम था और महीनों से तैयार था। ईशानी ने फोन रखा, धीरे धीरे एक बार सांस ली। शाह अभी भी खंभे के पास था। अब वह फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे का भाव अब आकस्मिक नहीं था, वह तनावपूर्ण था। उसकी जबड़ा कसा हुआ था। उसकी आंखें कुछ ढूंढते हुए घूम रही थीं पर मिल नहीं रहा था। ईशानी टैक्सी स्टैंड की ओर चली गई। मनोज का नंबर डायल किया। उसने पहले रिंग पर उठाया। ईशानी, भगवान का शुक्र है, सुनो, उसने इतनी धीमी और दृढ़ आवाज में कहा कि मनोज ने 1 सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर दिया। मुझे अभी 3 काम करने हैं, बताओ। पहला, प्रकाश अय्यर को फोन करो। उन्हें बताओ कि मुझे आज रात दिल्ली बेस के खातों तक पूरी पहुंच चाहिए। आज रात, मनोज, कल नहीं। हो गया। दूसरा, कल की बोर्ड की बैठक। शाह ने इसे मेरी अनुमति के बिना बहुमत शेयरधारक के रूप में बुलाया है। इससे यह अमान्य हो जाती है। मुझे इसे सुबह 8 बजे से पहले बोर्ड सचिव के साथ दस्तावेजित करवाना है। तुम बहुमत शेयरधारक हो। मैं मालिक हूं, मनोज, पूरी तरह से। मेरे पिता ने मुझे एक 100% वोटिंग शेयर छोड़े थे। हमने इसे कभी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया, लेकिन यह दस्तावेजों में है। उनकी मृत्यु के अगले महीने के नोटरी दस्तावेजों को लोनवाला के भौतिक संग्रह में नीले फोल्डर में ढूंढो। एक और सन्नाटा। हे भगवान, मनोज ने उसी दिन दूसरी बार बुदबुदाया। वह बाद में, ईशानी ने कहा। तीसरा काम, अर्जुन राय, मुंबई में सिस्टम संचालन के उप निदेशक। मुझे अगले 30 मिनट में उसकी कॉरपोरेट संचार तक पहुंच निलंबित करनी है, बिना किसी पूर्व सूचना के। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तकनीकी रूप से हाँ। मुझे आईटी निदेशक की अनुमति चाहिए। मैं तुम्हारी अनुमति हूं। एक पल का ठहराव। हाँ, तुम सही हो, मैं अभी करता हूं। ठीक है। ईशानी ने संगमरमर के खंभे की ओर देखा। शाह ने फोन रख दिया था और अब तेजी से और तनावपूर्ण कदमों से बाहर की ओर चल रहा था। और मनोज, हाँ, किसी को नहीं पता कि मैं दिल्ली में हूं, सिवाय तुम्हारे। समझे? समझा। उसने फोन रख दिया। उसने एक टैक्सी ली। उसे पुरानी दिल्ली में एक छोटे से होटल का पता दिया जिसका उसके पिता वर्षों से अपने निरीक्षण यात्राओं में उपयोग करते थे। कॉरपोरेट रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं, हमेशा नकद में भुगतान किया जाता था। एक और विरासत। टैक्सी शाम के ट्रैफिक की शानदार धीमी गति से दिल्ली से गुजरी। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। उसके हाथ किसी चीज से सने हुए थे जो मोटर तेल या बगीचे की मिट्टी हो सकती थी। वह एक कोहनी खिड़की पर रखकर गाड़ी चला रहा था और रेडियो पर एक नेपाली गीत बज रहा था जिसे ईशानी ने नहीं पहचाना, लेकिन जो उसे अजीब तरह से सांत्वना दे रहा था। वह शहर को गुजरते हुए देख रही थी। यमुना, चीड़ के पेड़, टेराकोटा की इमारतें जिन्हें ढलता सूरज जलते हुए अंगारों की तरह रोशन कर रहा था। दिल्ली ऐसा शहर था जो खूबसूरत होने की अनुमति नहीं मांगता था। वह बस था और बात खत्म। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। कितनी बार उन्होंने वही यात्रा की थी, कितनी बार उन्होंने उसी खिड़की से उसी नीली नोटबुक को घुटनों पर रखकर देखा था। दिल्ली हमेशा तुम्हें परिप्रेक्ष्य में रखती है। ईशानी, तुम अपने पैरों के नीचे सदियों का इतिहास लिए हो और अचानक तुम्हारी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। ईशानी मुस्कुराई। उस रात उसकी समस्याएं छोटी नहीं थीं, लेकिन वे अजेय भी नहीं थीं। होटल में 12 कमरे थे।
और आंटी शांति नामक एक मालकिन थी जिसकी उम्र 70 के आसपास होगी और जिसने राव उपनाम को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ पहचाना जिसमें आश्चर्य और कुछ हद तक शोक मिला हुआ था। हरीश साहेब, उसने दक्षिणी लहजे में हिंदी में कहा, जिसे ईशानी ने आधा समझा। हमें उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी, ईशानी ने कहा। आंटी शांति ने बिना दस्तावेज मांगे कमरा नंबर 4 की चाबी उसे दे दी। आपके पिता हमेशा नकद में भुगतान करते थे और कभी रसीद नहीं मांगते थे, उसने कहा। मुझे लगता है कि आप भी वैसा ही करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आंटी शांति मुस्कुराई। शुभकामनाएं बिटिया। कमरा छोटा और एकदम सही था। एक खिड़की एक आंगन में खुलती थी जहां एक नीम का पेड़ था, सफेद लिनन की रजाई वाला बिस्तर, एक लकड़ी की मेज जहां ईशानी ने नीली नोटबुक, फोन और मनोज ने उसे जाने से पहले प्रिंट करके भेजे गए दस्तावेज फैलाए। उसने 3 घंटे काम किया, हस्तांतरणों को तारीख के अनुसार व्यवस्थित किया, धन के प्रवाह को दिल्ली के परिचालन खाते से होराइजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तक और वहां से माल्टा के एक बैंक खाते तक ट्रेस किया, जिसे प्रकाश अय्यर ने 90 मिनट से भी कम समय में लग्जमबर्ग में एक दूसरे काल्पनिक नाम से जुड़े हुए के रूप में पहचान लिया। यह वही निवेश कोष था जो कल आकाश अय्यर के 40% शेयर खरीदने वाला था। चक्र एकदम सही था। शाह ने कंपनी का पैसा चुराकर उस कोष को बनाया था जिससे वह कंपनी का एक हिस्सा खरीदने वाला था। हरीश राव के पैसे से वह हरीश राव ने जो बनाया था उसे हड़पने वाला था। ईशानी ने कलम के लाया था। ईशानी ने कलम के कोष को बनाया था, मेज पर रखी, आंगन के नीम के पेड़ की ओर देखा। उसी क्षण एक पत्ता गिरा, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, और फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, पुरानी दिल्ली के उस छोटे और एकदम सही कमरे में अकेली। वह वाक्य जो पूरे दिन उसके अंदर कहीं बन रहा था, जिसे वह बता नहीं सकती थी। एक वाक्य जो किसी को संबोधित नहीं था, या शायद उसके पिता को संबोधित था, जो आपने अपने हाथों से बनाया, वह मेरे हाथों से नहीं बिकेगा, उसने धीरे धीरे कहा, ऐसी शांति के साथ जो बहुत अंदर से आ रही थी। और उसी क्षण कुछ उसके अंदर ऐसे बैठ गया जैसे एक ऐसा निर्णय जिसकी अब कोई वापसी नहीं है। रात 10 बजे प्रकाश अय्यर ने प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी। 14 पन्ने, संख्याएं, तारीखें, हस्तांतरण, नाम, वह सब कुछ जिसकी उसे जरूरत थी। रात 10:15 बजे ईशानी ने आकाश अय्यर के निदेशक मंडल के 7 सदस्यों को एक मैसेज भेजा। यह कोई बुलावा नहीं था, यह एक समन था। कल सुबह 9 बजे असाधारण बैठक, दिल्ली मुख्यालय, उपस्थिति अनिवार्य। एजेंडा, तत्काल ऑडिट रिपोर्ट और कंपनी की शेयरधारिता स्थिति। ईशानी राव, मालिक। 7 मैसेज भेजे गए। 4 मिनट से भी कम समय में 7 पठित सूचनाएं और 8वां मैसेज जो भवीन शाह को गया, अन्य के समान, एक भी बदलाव के बिना, एक भी अतिरिक्त शब्द के बिना। ईशानी ने कल्पना की कि जब वह उसे पढ़ेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। भ्रम। पहले, राव उपनाम, एक मालिक से जुड़ा हुआ जिसे वह केवल वारिस बेटी मानता था। मालिक शब्द। एजेंडा, ठीक वही क्षण जब वह समझेगा कि जो इंस्पेक्टर विमान में कभी नहीं चढ़ा था वह दिल्ली में था और उसे सब कुछ पता था, उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। वह एक पल के लिए अंधेरे में छत को देखती रही। आंगन का नीम का पेड़ दिल्ली की रात की हल्की हवा में अपनी शाखाएं हिला रहा था। ईशानी ने इंदिरा के बारे में सोचा, लोकेश के बारे में जो अपने भाई और डायनासोर के साथ दिल्ली के किसी होटल में सो रहा था, पूजा के बारे में जो जिनेवा, अब मुंबई में यह सोच रही थी कि उसने सही किया है या नहीं। उसने सही किया था। कल सुबह 9 बजे आकाश अय्यर के दिल्ली मुख्यालय के एक बैठक कक्ष में भवीन शाह को पता चलेगा कि असली ताकत को खुद का ऐलान करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस सही समय पर मौजूद होना होता है। और ईशानी राव 14 पन्नों के सबूतों के साथ, अपने पिता की नीली नोटबुक के साथ, और कुछ ऐसा लेकर मौजूद होगी जो शाह के पास कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। वहां होने का एक सच्चा कारण। दिल्ली बिना अनुमति मांगे जागती है, उन अन्य शहरों की तरह नहीं जो धीरे धीरे परत दर परत जागते हैं। दिल्ली अचानक आंखें खोलती है। सूरज ऐसे आता है जैसे उसे हक हो। कबूतर पहले ही छतों पर होते हैं, कॉफी पहले ही कैफे में होती है और स्कूटरों का शोर सड़कों को भर देता है, इससे पहले कि किसी ने यह तय किया हो कि उसे उठना है या नहीं। ईशानी रोशनी आने पर पहले ही जाग चुकी थी। वह 4 घंटे सोई थी, चिंता से नहीं, निर्णय से। उसने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया था। उसने दस्तावेजों को एक बार फिर से जांचा था। उसने प्रकाश अय्यर की रिपोर्ट की प्रस्तुति के क्रम को फिर से व्यवस्थित किया था और नीली नोटबुक में वे 3 प्रश्न नोट किए थे जिन्हें वह बैठक में पूछना नहीं भूलना चाहती थी।
सुबह 7:30 बजे तक वह नहा चुकी थी, कपड़े पहन चुकी थी और कमरा नंबर 4 की छोटी मेज पर एक कप कॉफी के साथ बैठी थी, जिसे आंटी शांति ने बिना मांगे ही ऊपर पहुंचाया था। ग्रे शॉल, फटा हुआ झोला, ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिन, क्योंकि ईशानी राव उस बैठक में बाहर से यह दिखाने नहीं जा रही थी कि वह कौन थी, वह यह दिखाने जा रही थी कि वह अंदर से कौन थी। आकाश अय्यर का दिल्ली मुख्यालय यूआर अब दिल्ली में एक आधुनिक व्यापारिक जिला में एक तर्कवादी इमारत की तीसरी मंजिल पर था, जो वास्तुकला वाला मॉन्यूमेंटल अब आधुनिक इलाका था, जिसे मुसोलिनी अब एक दूरदर्शी वास्तुकार या एक पुरानी सरकार ने शहर के दक्षिण में बनवाया था, और जिसे समय ने उसी व्यंग्य के साथ, जिसे केवल समय ही अंजाम देना जानता है, एक आधुनिक व्यापारिक जिले में बदल दिया था। ईशानी 8:40 बजे पहुंची, बैठक से 20 मिनट पहले। रिसेप्शनिस्ट, पतले फ्रेम का चश्मा पहने एक युवा, ने उसे विनम्र और थोड़ा विस्मित भाव से देखा, जो संगमरमर की इमारत में कपड़े का झोला लिए एक महिला को देखकर होता है। सुप्रभात, क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? मेरी बैठक है, ईशानी ने कहा। आपका नाम? ईशानी राव। युवा ने टाइप किया, पढ़ा, फिर से टाइप किया, और फिर उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। नाटकीय रूप से नहीं, लेकिन काफी। हाँ मिस राव। वह खड़ा हो गया। मैं आपके साथ चलता हूं। बोर्ड के बैठक कक्ष में एक अंडाकार गहरे ओक की मेज थी, 12 काली चमड़े की कुर्सियां और एक पैनोरामिक खिड़की थी, जो पुराने अप्पियन मार्ग के चीड़ के पेड़ों, अब दिल्ली के दूर के चीड़ के पेड़ों या अरावली पहाड़ियों के दूर के प्रोफाइल पर खुलती थी। जब ईशानी अंदर दाखिल हुई तो 7 निदेशकों में से 5 पहले ही बैठे हुए थे। उन्होंने उसे उसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जैसे रिसेप्शनिस्ट ने, उसी भ्रम और तेजी से पुनर्गठन के मिश्रण के साथ। मनोज कमरे के पीछे दीवार के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और राहत की अभिव्यक्ति थी, जिसे वह दूसरी जैकेट की तरह पहने हुए था। ईशानी ने इशारे से उसका अभिवादन किया। उसने सिर हिलाया। वह मेज के प्रमुख पर बैठ गई। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। भवीन शाह 9:03 बजे पहुंचे। वह आत्मविश्वास से कदमों से अंदर दाखिल हुए, फाइल हाथ में, ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो बैठने से पहले ही कमरे पर नियंत्रण रखता है। उन्होंने 2 निदेशकों को नाम से संबोधित किया, अपनी कफलिंग समायोजित की, मेज के प्रमुख के दाहिनी ओर अपनी सामान्य कुर्सी ली। फिर उन्होंने उसे देखा। ईशानी ने ठीक उसी क्षण उसे देखा जब उसकी आंखें उससे मिलीं। यह 1 सेकंड था, 1 सेकंड से भी कम। उसकी नजर उस पर फिसल गई जैसे वह किसी ऐसी चीज पर फिसल जाती है जो फिट नहीं बैठती। ग्रे शॉल, कुर्सी के बगल में रखा झोला, लापरवाही से बंधे बाल, और फिर उसने पहचान पत्र पढ़ा जिसे मनोज ने हर कुर्सी के सामने रखा था। ईशानी राव, मालिक। ईशानी ने देखा कि उसके चेहरे का रंग कैसे बदला, एक झटके में नहीं, परतों में। पहले भ्रम, फिर पहचान, फिर कुछ ऐसा जिसे उसने छिपाने की कोशिश की और पूरी तरह से छिपा नहीं पाया। मिस राव, शाह ने पूरी तरह से नियंत्रित आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी। मैं जानती हूं, ईशानी ने कहा। शाह बैठ गया। मेज पर उसके हाथ पूरी तरह से स्थिर थे, बहुत स्थिर। ठीक 9 बजे, ईशानी बोली। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। कमरे में अच्छी तरह से निर्मित स्थानों की साफ ध्वनि की थी और उसकी आवाज बिना प्रयास के हर कोने तक पहुंची। सुप्रभात सभी को। मैं सीधी बात करूंगी क्योंकि हमारे पास जो समय है वह मूल्यवान है, और मुझे जो कहना है वह घुमा फिरा कर बेहतर नहीं होगा। उसने झोला खोला, नीली नोटबुक निकाली, उसे मेज पर रखा। फिर उसने प्रकाश अय्यर की रिपोर्ट निकाली। 14 पृष्ठ मुद्रित थे, खंडों में व्यवस्थित थे और प्रत्येक पृष्ठ पर संख्याएं इंगित थीं। उसने उन्हें खुद उठकर मेज के चारों ओर चलकर एक एक करके बिना जल्दबाजी के वितरित किया। जब वह शाह के पास पहुंची तो उसने दस्तावेज देते समय उसकी आंखों में देखा। उसने अपनी नजर नहीं हटाई, ईशानी ने भी नहीं। जो आपके सामने है, ईशानी ने अपनी कुर्सी पर लौटने के बाद कहा, वह कल रात डॉ. प्रकाश अय्यर, एक स्वतंत्र प्रमाणित ऑडिटर द्वारा किए गए एक आपातकालीन ऑडिट का परिणाम है, जिनके साथ मेरे पिता ने 12 साल काम किया। उसने एक पल रुककर कहा, पिछले 18 महीनों में 370,000 रुपये दिल्ली बेस के परिचालन खाते से होराइजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी में स्थानांतरित किए गए हैं, जो लिकटेनस्टीन अब दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में पंजीकृत है। वह कंपनी एक वास्तविक आपूर्तिकर्ता के रूप में मौजूद नहीं है, वह एक मुखौटा है। पैसा 3 मध्यवर्ती खातों से गुजरा है और अंततः एक लग्जमबर्ग निवेश कोष
अब दिव्य निधि निवेश में पहुंचा है, जिसे आपने कल के बुलावा में प्राप्त किया होगा, जिसका इरादा आज सुबह आकाश अय्यर के 40% शेयरों का अधिग्रहण करना था। पूर्ण सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें भार होता है। दूसरे शब्दों में, ईशानी ने जारी रखा, किसी ने इस कंपनी का पैसा चुराकर उसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उसका उपयोग किया है और आज एक बोर्ड बैठक बुलाई है ताकि इस ऑपरेशन को पकड़े जाने से पहले औपचारिक रूप दिया जा सके। उसने शाह की ओर देखा। शाह रिपोर्ट देख रहा था। उसके हाथ मेज पर स्थिर थे। सभी हस्तांतरण, ईशानी ने कहा, एक ही व्यक्ति के अधिकृत हस्ताक्षर से हुए हैं। दस्तावेज पृष्ठ छा पर है। आंखों के साथ जोड़े पृष्ठ छा पर गए। शाह ने रिपोर्ट नहीं हटाई। वह पहले ही जानता था कि क्या लिखा था। यह निदेशक मी मल्होत्रा, एक 60 वर्षीय व्यक्ति जिसकी ग्रे मूछें थीं और बैठकों में कभी न बोलने की प्रतिष्ठा थी, जिसने सन्नाटा तोड़ा। भवीन, उसने ऐसी आवाज में कहा जो एक फैसले की तरह लग रही थी। तुम्हें कुछ कहना है? शाह ने रिपोर्ट से ऊपर देखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी ईशानी को उम्मीद नहीं थी। वह मुस्कुराया, एक छोटी ठंडी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंची। यह ऑडिट, उसने कहा, 12 घंटे से भी कम समय में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसके पास आकाश अय्यर के सिस्टम तक आधिकारिक पहुंच नहीं है। इसकी कानूनी वैधता संदिग्ध है। प्रकाश अय्यर के पास पहुंच है, ईशानी ने कहा। मैंने उन्हें कल रात दी थी। कंपनी की मालिक के रूप में मुझे किसी भी समय बाहरी ऑडिट अधिकृत करने का अधिकार है। यह विधानों के अनुच्छेद 16 में है। शाह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके अलावा ईशानी ने जारी रखा, मेरी एक 100% वोटिंग शेयरों की मालिक के रूप में मेरी स्थिति को प्रमाणित करने वाले नोटरी दस्तावेज आज सुबह बोर्ड सचिव और इतालवी वाणिज्यिक रजिस्टर, अब भारतीय कंपनी रजिस्ट्रार को भेजे गए थे। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर को ये कान कराने की सूच किया, बात कराने की सूच कराने की सूच कराने की सूच करा। देखा, सुबह 8:02 बजे 58 मिनट पहले। शाह ने रिपोर्ट मेज पर रख दी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। जो कुछ हुआ वह अगले 40 मिनट तक चला। शाह ने 3 अलग अलग बचावों की कोशिश की। पहला, लेखांकन त्रुटियां। ईशानी ने उन्हें अय्यर की रिपोर्ट से एक एक करके खंडित किया। दूसरा, निवेश कार्यों के लिए बोर्ड की मौखिक अनुमति। मल्होत्रा ने जोर से कहा कि उसने कभी ऐसी किसी चीज को उस तरह से अधिकृत नहीं किया था। 2 अन्य निदेशकों ने उसका समर्थन किया। तीसरा, ईशानी की मालिक के रूप में वैधता पर सवाल उठाना। यही वह बिंदु था जिसने सब कुछ समाप्त कर दिया। मनोज ने अपनी फाइल खोली और मेज पर हरीश राव की वसीयत की एक प्रमाणित प्रति और शेयरों के हस्तांतरण का नोटरीकृत दस्तावेज रखा, मुहर के साथ, पुष्टि के साथ, तारीख के साथ। शाह ने उन्हें देखा और उस कमरे में पहली बार उसे कहने के लिए कुछ नहीं मिला। ईशानी ने इंतजार किया। उसने सन्नाटे को वह करने दिया जो उसे करने की जरूरत नहीं थी। फिर वह धीरे धीरे बोली, अपनी आवाज को एक भी टोन ऊंचा किए बिना, जो आपने अपने हाथों से बनाया वह मेरे हाथों से नहीं बिकेगा, भवीन, और जो आपने अपने हाथों से चुराया वह भी नहीं रहेगा। वाक्य मेज पर ऐसे गिरा जैसे पानी में पहला पत्थर गिरता है, बिना शोर के, लेकिन ऐसी लहरों के साथ जो उस कमरे के हर कोने तक पहुंची। शाह ने पहली बार उसे अंदर आने के बाद देखा। उसने उसे सचमुच देखा, शॉल को नहीं, झोले को नहीं, उस लड़की को नहीं जो फिट नहीं बैठती थी। उसने उसे देखा और उसकी आंखों में जो देखा, उसने उसे वह सब कुछ बता दिया होगा जो उसे जानने की जरूरत थी। क्योंकि तभी शाह आकाश अय्यर में 11 सालों में पहली बार नहीं जानता था कि क्या करना है। इसके बाद 10-15 बजे मल्होत्रा ने भवीन शाह को कंपनी के सभी कार्यों से अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। औपचारिक जांच लंबित। मतदान सर्वसम्मत था। 7 वोट पक्ष में, 0 विरोध में। शाह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज संगमरमर के गलियारे में 1 सेकंड तक गूंजी और फिर सन्नाटे ने सब कुछ ढक लिया। ईशानी बैठी रही। निदेशक आपस में बात कर रहे थे। मल्होत्रा उससे हाथ मिलाने आया, एक ऐसी दृढ़ता के साथ जिसमें सम्मान था। मनोज कमरे के पार आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। कुछ नहीं बोला, जो ठीक वही था जिसकी उसे जरूरत थी। ईशानी ने खिड़की की ओर देखा। पुराने अप्पियन मार्ग के चीड़ के पेड़, अब दूर के चीड़ के पेड़ या अरावली पहाड़ियां अभी भी वहां थे, शांत, विशाल। उस कमरे में जो अभी अभी हुआ था उससे पूरी तरह अनजान। उसने अपने पिता के बारे में सोचा। पहली बार जब हरीश ने उसे आकाश अय्यर के बारे में बताया था, वह 4 साल की होगी। उनके पास एक खिलौना विमान का मॉडल था,
और उन्होंने उसे अपनी उस मुस्कान के साथ उसके हाथों में रखा था जो उनकी आंखों को झुर्रीदार बना देती थी। एक दिन यह तुम्हारा होगा ईशानी, खिलौना नहीं, कुछ बहुत बड़ा। उसने जवाब दिया था कि वह इसे उठाने के लिए बहुत भारी था। वह हंस दिए थे। महत्वपूर्ण चीजें हमेशा भारी होती हैं, लेकिन तुम जितनी सोचती हो उससे ज्यादा मजबूत हो। ईशानी ने नीली नोटबुक को अपनी उंगलियों के बीच दबाया। आप सही थे पापा, आप सही थे। मनोज ने पहले बात की। आप ठीक हैं? हाँ, ईशानी ने कहा, पूरी तरह से। उसने उसे देखा। मनोज ने सिर हिलाया। फिर अपनी उस विवेकशीलता के साथ जो किसी भी पद से ज्यादा मूल्यवान थी, उसने फोन निकाला और कहा, कोई है जो सुबह 7 बजे से आपके फोन का इंतजार कर रहा है। ईशानी मुस्कुराई। अपनी मां का नंबर डायल किया। इंदिरा ने दूसरे रिंग पर उठाया। कैसा रहा? जैसा आपने कहा मां, ईशानी ने जवाब दिया। असली ताकत को खुद का ऐलान करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस कार्य करना होता है। एक संक्षिप्त गर्म सन्नाटा, उस तरह का जो केवल माताओं और बेटियों के बीच होता है। तुम्हारे पिता को गर्व होगा, इंदिरा ने कहा। ईशानी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की से चीड़ के पेड़ों की ओर देखा। मैं जानती हूं मां, उसने अंत में कहा। मैं जानती हूं। उस कमरे में किसी को अभी तक यह पता नहीं था कि उसी क्षण कैप्टन राकेश शर्मा दिल्ली से वापसी की उड़ान के साथ मुंबई में उतर चुके थे और आकाश अय्यर के सिस्टम में उनका नाम एक ऐसी अधिसूचना के बगल में दिखाई दे रहा था जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। कंपनी की मालिक के खाते से उस सुबह 8:03 बजे भेजी गई एक अधिसूचना। उड़ान मुमसाद 108 मुंबई में 12:41 बजे उतरी। समय पर, साफ, बिना किसी घटना के। राकेश शर्मा ने 14 साल की दिनचर्या की यांत्रिक सटीकता के साथ उड़ान के बाद की प्रक्रियाओं को पूरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड की जांच की, तकनीकी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, सह पायलट के साथ पिछली रात के मैच के बारे में 4 शब्द कहे। सब कुछ सामान्य, सब कुछ ठीक वैसा ही जैसा किसी अन्य दिन होता है। उन्होंने अपना कॉकपिट बैग उठाया, ग्राउंड स्टाफ को नमस्ते किया, एयरलाइन कर्मचारियों के क्षेत्र की ओर उस अंदाज में चले जैसे कैप्टन हवाई अड्डे से गुजरते हैं, आत्मविश्वास से, जैसे जगह उनके अधिकार में हो। उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र को पार करते ही अपना निजी फोन चालू किया। शाह के 3 मैसेज। उन्होंने उन्हें क्रम में पढ़ा। पहला सुबह 8:15 बजे भेजा गया था, एक समस्या है, मुझे फोन करो। दूसरा 9:10 बजे, बैठक बदल गई है, मुझे अभी फोन करो। तीसरा 10:20 बजे, सब कुछ गलत हो गया है, इस नंबर पर फोन मत करना। शर्मा गलियारे के बीच में रुक गए। एक ग्राउंड तकनीशियन को उन्हें रास्ता देना पड़ा। उन्होंने तीसरा मैसेज 2 बार पढ़ा और फिर आकाश अय्यर का कॉर्पोरेट ऐप खोला। अधिसूचना सुबह 8:03 बजे से वहां थी। उन्होंने उसे पढ़ा और गलियारा अचानक ज्यादा संकरा लगने लगा। अधिसूचना संक्षिप्त थी, 3 पंक्तियां। प्रिय कैप्टन शर्मा, आपको सूचित किया जाता है कि कल की उड़ान मुमसाद 107 से संबंधित एक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। आपको अगले गुरुवार को सुबह 10 बजे मुंबई मुख्यालय के मानव संसाधन कार्यालय में बुलाया जाता है। संचालन निदेशक आकाश अय्यर, मनोजकारी पारशान, मंचालन गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित। कंपनी की मालिक ईशानी राव को प्रतिलिपि। शर्मा ने फोन नीचे रखा। सामने देखा पर कुछ खास नहीं देखा। नाम उन्हें अस्पष्ट रूप से याद था, जैसे उन नामों की तरह जो किसी और की बातचीत में सुने गए हों, उन बैठकों में जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया हो। हरीश राव, संस्थापक, वह आदमी जिसने आकाश अय्यर को कुछ भी नहीं से बनाया था, उनकी बेटी, ग्रे शॉल वाली लड़की। शर्मा ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और उस पल में एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो बहुत देर से और बहुत तेजी से एक साथ आई, उन्होंने पिछले दिन के हर पल को मानसिक रूप से दोहराया। सीढ़ी, फैला हुआ हाथ, हाथ में पासपोर्ट, उसकी नजर, वह शांति जिसे उन्होंने अपना मिशन समझा था और जिसे अब उन्होंने पेट में ऐसे भार के साथ पहचाना जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था, कुछ पूरी तरह से अलग। क्या आप निश्चित हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उसने उससे इतनी शांत आवाज में पूछा था और उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, पूरी तरह से। राकेश शर्मा बुरे आदमी नहीं थे, यही सबसे जटिल बात थी। वह स्वभाव से क्रूर नहीं थे। उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा नहीं आता था। उन्होंने उड़ान भरना इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें आकाश से एक ऐसी ईमानदारी के साथ प्यार था जिसकी तुलना उनके कुछ सहयोगी ही कर सकते थे। बचपन में लखनऊ में वह हर बार खिड़की से अपनी नाक चिपका देते थे जब कोई विमान उनके पारिवारिक आम के बागान के ऊपर से गुजरता था। 16 साल की उम्र में उन्होंने 2 गर्मियों में पैसे बचाकर मनियासेस, अब लखनऊ के पास, एक हवाई अड्डा के एक हवाई अड्डे पर
अपनी पहली उड़ान के घंटों का भुगतान किया था। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए किसी और से ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन रास्ते में किसी न किसी मोड़ पर, बिना यह बताए कि वह ठीक ठीक कब हुआ, वर्दी का वजन अलग तरीके से महसूस होने लगा था। जिम्मेदारी के रूप में नहीं, विशेषाधिकार के रूप में। और विशेषाधिकार जब जांचा नहीं जाता तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। शाह ने उन्हें पिछले साल एक प्रस्ताव के साथ फोन किया था, जिसे शर्मा ने ज्यादा सवाल किए बिना स्वीकार कर लिया था। छोटे छोटे एहसान, निरीक्षण रिपोर्टों में देरी, बिना दस्तावेजस के बदले गए मार्ग, यात्री जिन्हें कुछ खास समय पर कुछ खास गंतव्यों पर पहुंचना ठीक नहीं था, बदले में उन बोनस के लिए जो वेतन में दिखाई नहीं देते थे। शर्मा ने इसे उस तरीके से उचित ठहराया था जिस तरह से लोग उन चीजों को उचित ठहराते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि गलत कि यह इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सब कोई ऐसा ही करता था, कि कंपनी बड़ी थी और वह छोटा था और कोई इन विवरणों को नहीं देखता था, लेकिन कोई देख रहा था। एक फटी हुई झोला और एक नीली नोटबुक वाली लड़की हर समय देख रही थी। वह एयरलाइन कर्मचारियों के क्षेत्र के प्लास्टिक के बेंचों में से एक पर बैठ गए, कॉकपिट बैग उनके पैरों के बीच, फोन हाथ में। उनके चारों ओर हवाई अड्डा अपनी अटूट गति से चल रहा था। घोषणाएं, सूटकेस के पहियों की आवाज, 4 भाषाओं में बातचीत। वह जिंदगी जो नहीं रुकती, क्योंकि किसी व्यक्ति को यह समझने के लिए एक पल की जरूरत होती है कि उसने क्या किया है। उन्होंने अपने पिता के बारे में सोचा। राम शर्मा जीवन भर एक विमानन मैकेनिक थे, बड़े हाथों और कम बोरी की तरह सालान। शब्दों वाले आदमी जो मोटर तेल और पाइप तंबाकू की महक लिए रहते थे, जो सूर्योदय से पहले उठते थे और घर तब आते थे जब बच्चे पहले ही सो चुके होते थे, जिन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा था जो उन्होंने अपने हाथों से नहीं कमाया था। उन्होंने रोड्रिगो को काम के बारे में केवल एक बार कुछ कहा था। रोड्रिगो के उड़ान भरने के सभी सालों में केवल एक बार, बेटा, आदमी पैसा खो सकता है और उसे वापस पा सकता है, घर खो सकता है और उसे फिर से बना सकता है, लेकिन अगर वह अपने काम के लिए सम्मान खो देता है तो वह वापस नहीं आता। रोड्रिगो ने उस समय बिना पूरी तरह समझे सिर हिलाया था। अब वह समझ गया था, एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो दर्दनाक थी। वह खड़ा हो गया, एयरलाइन कर्मचारियों के क्षेत्र के निकास की ओर चला। 3 सहयोगियों के पास से गुजरा जिन्होंने उसे नमस्ते किया। उसने इशारे से जवाब दिया। वह चलता रहा। वह संचालन टर्मिनल में आकाश अय्यर के कार्यालयों में पहुंचे। उन्होंने मानव संसाधन के प्रभारी से बात करने के लिए कहा। उन्हें बताया गया कि उनके मामले के लिए नियुक्त व्यक्ति दिल्ली में था। कोई बात नहीं, शर्मा ने कहा। मुझे गुरुवार से पहले अभी एक स्वैच्छिक बयान देना है। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे देखा। कल की उड़ान मुमसात 107 और पिछले महीनों में मुझे मिले निर्देशों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में एक स्वैच्छिक बयान। एक पल का ठहराव। क्या आप निश्चित हैं? शर्मा ने ग्रे शॉल वाली लड़की के बारे में सोचा। उसके सवाल के बारे में, क्या आप निश्चित हैं कि आप इस बार क्या कर रहे हैं? हाँ, उसने कहा। बयान 2 घंटे और 20 मिनट तक चला। शर्मा ने बिना किसी बाधा के बात की। उन्होंने तारीखों का नाम लिया, मार्गों का नाम लिया, बातचीत का नाम लिया, उन 3 यात्रियों का नाम लिया जिन्हें उन्होंने शाह के सीधे निर्देश पर बोर्डिंग से मना कर दिया था। उन्होंने 3 मौकों पर उनके निजी मेल बॉक्स में आए नकद वाले लिफाफों का नाम लिया। प्रशासनिक अधिकारी बिना ऊपर देखे नोट्स ले रहा था। जब शर्मा ने बात पूरी की तो आदमी ने नोटबुक बंद कर दी। यह बयान संचालन निदेशक और कंपनी की मालिक को भेजा जाएगा, उसने कहा। मैं जानता हूं, शर्मा ने जवाब दिया। इसके आपके लिए गंभीर अनुशासनात्मक परिणाम हो सकते हैं, मैं जानता हूं। प्रशासनिक अधिकारी ने सिर हिलाया। क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? शर्मा ने एक पल सोचा। हाँ, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि यह दर्ज किया जाए कि कल सीढ़ी पर उस यात्री के साथ मैंने जो किया वह किसी के निर्देश पर नहीं था। वह मेरा निर्णय था और वह एक गलती थी जिसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी न्यूआंस के, जिस तरह से वे लोग चीजें कहते हैं जिन्हें कहने में बहुत देर लग चुकी होती है। शाम 4 बजे मनोज गुप्ता को दिल्ली में शर्मा का बयान मिला। उन्होंने उसे पूरा पढ़ा। फिर उन्होंने ईशानी को फोन किया। शर्मा ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है, उसने कहा। उसने सब कुछ बता दिया है। शाह, लिफाफे, बदले गए मार्ग, सब कुछ। ईशानी ने चुपचाप सुना। और अन्य 3 यात्री जिन्हें उसने मना किया था, हमने उनकी पहचान कर ली है। हम उन्हें कल फोन करेंगे। कंपनी एक औपचारिक मुआवजा और सार्वजनिक माफी की पेशकश करेगी। ठीक है, शर्मा के साथ क्या करते हैं? ईशानी ने दिल्ली मुख्यालय में उसके लिए तैयार किए गए छोटे कार्यालय की खिड़की से बाहर देखा। शाम शहर पर उस धीमी और अपरिहार्य रोशनी के साथ पड़ रही थी जो भूमध्य सागरीय शरद ऋतु में होती है। अब भारतीय शरद ऋतु
उसने शर्मा के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में जिसने सीढ़ी पर हाथ बढ़ाया था, उस आदमी के बारे में जिसने स्वेच्छा से 2 घंटे तक बयान दिया था, अपने पिता के बारे में जिन्होंने हमेशा कहा था कि गलती और विफलता के बीच का अंतर यह नहीं है कि आप क्या गलत करते हैं, बल्कि यह है कि आप उसके बाद क्या करते हैं। मामला जारी रहेगा, उसने कहा, परिणाम होंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि रिपोर्ट में यह दर्ज किया जाए कि बयान स्वैच्छिक था और उसने बिना दबाव के सहयोग किया। मनोज ने नोट कर लिया। एक और बात, ईशानी ने जोड़ा, मुंबई में अर्जुन राय लीक करने वाला, हाँ, उसने हमें ब्लॉक करने के बाद से सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की है 16 बार। मनोज ने कहा, आखिरी 40 मिनट पहले। ठीक है, उसके एक्सेस दस्तावेज है, कल सुबह अधिकारियों के लिए तैयार होने चाहिए, वे पहले ही तैयार हैं। मनोज, सब कुछ के लिए धन्यवाद। एक संक्षिप्त सन्नाटा। आपके पिता ने मुझे सिखाया था कि कुछ ऐसा काम करना जो लायक हो एक विशेषाधिकार है। मनोज ने कहा, आज मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से याद आया। ईशानी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उदासी या खुशी नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो उस शांति के करीब था जो तब आती है जब चीजें वहीं समाप्त होती हैं जहां उन्हें समाप्त होना चाहिए। मुझे भी, उसने कहा। उस रात ईशानी पैदल आंटी शांति के होटल लौटी। उसने टैक्सी नहीं ली, वह चलना चाहती थी। वह दिल्ली को अपने पैरों के नीचे उस धीमी गति से महसूस करना चाहती थी जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। उस समय शहर कुछ और था, ज्यादा शांत, ज्यादा उसका अपना। गलियों में फव्वारे बज रहे थे, रेस्तरां से लहसुन और टमाटर की खुशबू और रोशनी सड़क पर फैल रही थी। एक युगल दूसरी मंजिल की बालकनी पर जोर से बहस कर रहा था, ऐसी बेफिक्र जुनून के साथ जैसे वे जानते हों कि बहस गले लगने में समाप्त होगी। ईशानी 40 मिनट तक चली, फोन हाथ में नहीं, नोटबुक नहीं, नोट्स नहीं, बस वह और शहर और अक्टूबर की हवा जिसमें गीले पत्थर और तेज पत्ते की खुशबू थी। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, वह सब कुछ जो उन्होंने बनाया था, वह सब कुछ जिसे उसने अभी अभी संरक्षित किया था। और पहली बार जब से वह ग्रे शॉल और फटी हुई झोला लेकर मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची थी, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसके लिए उसके पास पूरे दिन समय नहीं था। शुद्ध, साफ, बिना मिलावट की राहत। जब वह होटल पहुंची तो आंटी शांति प्रवेश द्वार पर एक हरे टूटे हुए पानी के डिब्बे से तुलसी का एक गमला सींच रही थी। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आज का दिन लंबा रहा, उन्होंने बिना पूछे कहा। बहुत लंबा, ईशानी ने पुष्टि की। आंटी शांति ने उन लोगों की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के साथ सिर हिलाया जिन्होंने पर्याप्त दुनिया देखी है। रात का खाना खाया? नहीं। तो ऊपर जाओ, मेरे पास शाम 6 बजे से दाल रोटी बन रही है। ईशानी मुस्कुराई। मेरी माँ फोंडू भारतीय संदर्भ में पनीर की कोई विशेष डिश या पकवान बनाती हैं। आंटी शांति ने ठीक लोकेश की तरह नाक सिकोड़ी। वह रात का खाना नहीं है, उन्होंने कहा। वह तो सिर्फ पनीर है। ईशानी हंसी, एक लंबी और वास्तविक हंसी जिसने उसके अंदर कुछ साफ किया, और वह ऊपर चली गई। उस रात सोने से पहले उसने नीली नोटबुक को आखिरी बार खोला। उसने पहला पन्ना ढूंढा, उसके पिता की लिखावट, आकाशेयर, उड़ान नोट्स, राव। उसके नीचे अपनी खुद की लिखावट में उसने एक ही पंक्ति जोड़ी, और राव। आज से। उसने नोटबुक बंद की, बत्ती बुझा दी और दिल्ली बाहर बजती रही, जीवंत और उदासीन और परिपूर्ण, जैसा कि 2000 साल से बज रही है। लेकिन आने वाले हफ्तों में जो हुआ वह ईशानी ने जो कुछ भी कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा था। क्योंकि जब आकाश अय्यर की कहानी सामने आई तो यह केवल धोखाधड़ी और न्याय की कहानी नहीं होगी। यह एक बेटी की कहानी होगी जिसने अपने पिता ने जो शुरू किया था उसे पूरा किया, और दुनिया ईशानी को पहचानेगी। वह ठीक उसी कहानी का इंतजार कर रही थी। हफ्तों बाद आकाश अय्यर का मुंबई स्थित केंद्रीय मुख्यालय में एक प्रेस कक्ष था जिसका कभी उपयोग नहीं किया गया था। हरीश राव ने इमारत का उद्घाटन करते समय इसे बनवाया था, इस विश्वास के साथ कि एक दिन कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति थे जो सुर्खियों की बजाय खामोशी पसंद करते थे, और यह कक्ष सालों तक बंद रहा था। कुर्सियां ढेर की हुई थीं, माइक्रोफोन बक्सों में थे। आकाश अय्यर के लोगो वाली एक बड़ी स्क्रीन सफेद चादर से ढकी हुई थी। उस सुबह कक्ष भरा हुआ था। 4 देशों के पत्रकार, कैमरे, रिकॉर्डर, उन लोगों का घना फुसफुसाहट जो कुछ ऐसा सुनने का इंतजार कर रहे थे जो लायक था। ईशानी अकेली अंदर दाखिल हुई, ग्रे शॉल, कंधे पर झोला, बाल हमेशा की तरह लापरवाही से बंधे हुए। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, और ठीक इसी कारण किसी ने उसे देखना बंद नहीं किया। पिछले हफ्ते
उसके जीवन के सबसे तीव्र थे। औपचारिक जांच ने प्रकाश अय्यर की रिपोर्ट की हर पंक्ति की पुष्टि की थी। भवीन शाह पर वाला हमारा पुलाशा की ये मानते। आज की सामने कॉरपोरेट धोखाधड़ी, गबन और प्रशासन में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। अर्जुन राय को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोपों का सामना करना पड़ा। लग्जमबर्ग अब दिव्य निधि निवेश कोष को कोई भी ऑपरेशन करने से पहले रोक दिया गया। 370,000 रुपये पूरी तरह से बरामद कर लिए गए। राकेश शर्मा के मामले के परिणामस्वरूप उनकी लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दी गई और उन्हें यात्रियों के साथ समान व्यवहार के प्रोटोकॉल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए बाध्य किया गया। यह कोई मामूली परिणाम नहीं था, लेकिन यह अंत भी नहीं था। शर्मा ने बिना अपील किए इसे स्वीकार कर लिया। जिन 3 यात्रियों के साथ उसने ईशानी से पहले भेदभाव किया था, उन्हें स्वयं ईशानी का एक व्यक्तिगत फोन आया। एक वास्तविक माफी, ईशानी एक, बिना किसी कॉरपोरेट विज्ञप्ति के, बिना किसी कानूनी भाषा के। बस फोन के दूसरी तरफ एक आवाज उन्हें यह बताती हुई कि उनके साथ जो हुआ वह गलत था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। तीनों ने अलग अलग शब्दों में वही बात कही कि उन्हें उस फोन की उम्मीद नहीं थी, कि उनके लिए इतना ही काफी था। ईशानी माइक्रोफोन के सामने बैठ गई। उसने झोला कुर्सी के बगल में रखा, नीली नोटबुक मेज पर अपने सामने रखी। उसने उसे खोला नहीं, बस उसे वहां रखा जैसा वह था, एक गवाह। उसने 12 मिनट तक बिना नोट्स के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, उस सावधानीपूर्वक खाली भाषा के बिना बात की जिसका उपयोग प्रबंधक तब करते हैं जब वे बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कुछ नहीं कहते। उसने अपने पिता के बारे में बात की, उन्होंने क्या बनाया था और क्यों। उस दर्शन के बारे में जिसने कंपनी को नाम दिया था आकाश, सोना नहीं, रोशनी के लिए, इस विचार के लिए कि उड़ना एक ऐसा अनुभव होना चाहिए जो गरिमा लौटाता है, उसे मापता नहीं। उसने मुंबई से दिल्ली की उस उड़ान में जो पाया था उसके बारे में बात की, नाटकीयता के बिना, सटीकता के साथ। और उसने बात की कि आकाश अय्यर उस पल से क्या होगा। यात्रियों के साथ व्यवहार का एक नया प्रोटोकॉल, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, किसी भी कर्मचारी के लिए अनियमितताओं की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधा और अनाम चैनल, बिना डर के, और एक स्थायी बाहरी ऑडिट, स्वतंत्र, खातों तक वास्तविक समय में पूरी पहुंच के साथ। मेरे पिता ने यह कंपनी यह विश्वास करते हुए बनाई थी कि आकाश सबके लिए है। उसने अंत में कहा, उन लोगों के लिए नहीं जो उसका मोल चुका सकते हैं, सबके लिए। यह एक नारा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। और जब तक आकाश अय्यर मौजूद रहेगी, यह एकमात्र नियम होगा जिसमें कोई अपवाद नहीं होगा। सन्नाटा, फिर सवाल, बहुत सारे। ईशानी ने हर सवाल का जवाब उसी शांति से दिया जिस तरह वह मुंबई में उस सीढ़ी पर चढ़ी थी, बिना जल्दबाजी के, बिना बचाव के, बिना एक भी अतिरिक्त शब्द के। इंदिरा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर लोनावला स्थित अपने घर से देखी। बगीचे की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थीं। बाहर का आम का पेड़ पहले ही पत्तों से रहित था, नवंबर के आकाश के सामने नग्न शाखाओं के साथ। जब ईशानी ने बात पूरी की तो इंदिरा ने टीवी बंद कर दिया। वह एक पल के लिए बगीचे को देखती रहीं, फिर चिमनी पर रखी तस्वीर की ओर देखा। हरीश, युवा, आकाश अय्यर के पहले विमान के सामने खड़े, अपनी उस मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे जो उनकी आंखों को झुर्रीदार बना देती थी। इंदिरा ने उनसे धीमी आवाज में बात की, जैसे उन्होंने उनके जाने के बाद हर दिन बात की थी। तुमने देखा? उन्होंने कहा। मैं जानती हूं। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, कहने की जरूरत नहीं थी। पूजा को एक पत्र मिला, ईमेल नहीं, आकाश अय्यर के लेटर हेड पर एक कागज का पत्र और हस्तलिखित हस्ताक्षर। उसने इसे मुंबई हवाई अड्डे के क्रू रेस्ट रूम में 3 बार पढ़ा। उसमें ईशानी ने उसे उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया था, उसे सूचित किया था कि उसका नाम जांच में एक आवश्यक सहयोगी के रूप में शामिल किया गया था और उसे पेशकश की थी, यदि वह चाहे तो आकाश अय्यर द्वारा बनाए जा रहे नए क्रू वेलबींग प्रोटोकॉल विभाग में एक पद। पूजा ने सावधानी से पत्र को मोड़ा, उसे अपनी वर्दी की जैकेट की अंदरूनी जेब में दिल के पास रखा, और जब उसके अगले उड़ान के लिए बोर्डिंग गेट खुला तो वह सीधे कंधों और आंखों में कुछ अलग के साथ उसकी ओर चली। कुछ ऐसा जो तब आता है जब किसी को पता चलता है कि सही काम करना, भले ही उसमें कीमत चुकानी पड़े, इस दुनिया में अनुत्तरित नहीं रहता। लोकेश को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। लोकेश 8 साल का था और दिल्ली में अपनी दादी की रोटी खा रहा था और पूरी तरह से खुश था, लेकिन उसकी मां को पता था। उसने फोन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जब लोकेश झपकी ले रहा था और उसने ग्रे शॉल वाली लड़की के बारे में सोचा जिसने उसके बेटे को विमान में मुस्कुराया था, जिसने उसे बताया था कि मां होना दादी होने जैसा ही है।
जिसने उस दिन के बीच में एक छोटी और वास्तविक हंसी हंसी थी जो उसे नहीं पता था। तब वह केवल एक साधारण उड़ान से कहीं ज्यादा था। लोकेश की मां ने फोन में आकाश अय्यर का संपर्क ढूंढा और एक छोटा, बिना किसी दिखावे का मैसेज लिखा। मुमसाद 107 उड़ान में एक महिला थी जो मेरे बेटे के साथ बहुत मेहरबान थी, जबकि उसकी कोई बाध्यता नहीं थी। मुझे नहीं पता कि यह सही व्यक्ति तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि आप जानें कि ऐसे लोग दुनिया को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद। मैसेज आकाश अय्यर के ग्राहक सेवा के सामान्य मेलबॉक्स में पहुंचा। इसे सबसे पहले मनोज ने पढ़ा। उसने इसे ईशानी को एक ही शब्द के साथ फॉरवर्ड किया। ईशानी ने इसे अपने मुंबई स्थित कार्यालय में पढ़ा, उसी कार्यालय से जहां से उसके पिता सालों तक विमानों को उड़ान भरते हुए देखते थे। वही खिड़की, दूर अरब सागर, अब मुंबई की झील की वही चांदी जैसी रोशनी। उसने मैसेज 2 बार पढ़ा और मुस्कुराई। किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान नहीं जिसने कुछ जीता हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जिसने कुछ समझा हो। उस दोपहर बाहर जाने से पहले ईशानी ने नीली नोटबुक को आखिरी बार खोला। उसने पन्नों को धीरे धीरे पलटा। शुरुआत में उसके पिता की लिखावट कसकर, स्पष्ट, तारीखों और मार्गों और नामों और छोटे विवरणों से भरी हुई, जिन्हें हरीश राव याद रखने लायक समझते थे। फिर मुंबई में उस सुबह से अपनी खुद की टिप्पणियां। मुमसाद 107, कैप्टन आर शर्मा, इंजन 2, टोन वेरिएशन फ्लेडो 120, होराइजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। जो आपने अपने हाथों से बनाया वह मेरे हाथों से नहीं बिकेगा। औरी राव, आज से। वह उस आखिरी पंक्ति पर रुक गई। उसने उसे एक पल के लिए देखा, फिर उसी पन्ने पर नीचे कुछ ऐसा लिखा जिसे उसने लिखने की योजना नहीं बनाई थी। कुछ ऐसा जो अपने आप आया, जैसे सच्ची चीजें आती हैं। आकाश सबके लिए है पापा, मैं वादा करती हूं। उसने नोटबुक बंद की, उसे झोले में रखा, खड़ी हुई और ऐसे शांत कदमों से कार्यालय से बाहर निकली जैसे उसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत न हो, क्योंकि असली ताकत को कभी खुद का ऐलान करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस कार्य करना होता है। और ईशानी राव, हरीश की बेटी, आकाश अय्यर की वारिस, ने कार्य किया था। जो तुमने अपने हाथों से बनाया वह मेरे हाथों से नहीं बिकेगा, और जो हम दिल से विरासत में पाते हैं वह कभी खोता नहीं।